स्टूडेंट वेलकम अगेन। तो पिछली कुछ क्लासेस में हम लोग जो है एनसीआर और एनपीआर की कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह देखी, उनपे बेस्ड होकर क्वेश्चंस वगैरह देखे। फिर अरेंजमेंट हमने देखा कि अगर हमारे पास अरेंजमेंट में कुछ चीज़ें आइडेंटिकल होती हैं तो उसको कैसे अरेंज करते हैं एक रो में। ठीक है, अगली क्लास में हमें जो है सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में बात करनी है। तो आज हम लोग जो है टॉपिक को आगे ना बढ़ाते हुए कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी थ्योरी अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है उस सबको मिक्स करके किस तरह से क्वेश्चंस को क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग टॉपिक वाइज उसकी चीज़ों को देख रहे थे कि अलग अलग टॉपिक पे हम लोगों ने क्वेश्चन देखे कि पहले एनसीआर पे देखे, फिर एनपीआर पे देखे, फिर अरेंजमेंट में देखे कि आइडेंटिकल चीज़ों वाले में। ठीक है, तो उसको ग्रुप पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइज उन्होंने थ्योरी को डिवाइड कर रखा। तो आज हम लोग जो है इन सबको मिक्स करके देखते हैं ताकि तुम्हें ये आइडिया लगता है कि कहाँ पे एनसीआर का यूज होना है, कहाँ पे अरेंजमेंट करना होता है। तो इन पे मिक्स करके क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम जो करें कि यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर बताने, टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर x1 x2 x3 x5 x6, और उसमें जो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है कि x1 जो है वो लेस देन x2 है, x2 जो है लेस देन और इक्वल टू x3 है, x3 लेस देन x4 है, x4 लेस देन x5 है, x5 लेस देन इक्वल टू x6 है। तो हमें यहाँ पर जो है 6 डिजिट का ऐसा नंबर बताना है जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा हो। ठीक है, तो इक्वलिटी कहाँ कहाँ होल्ड कर सकती है, x2 में और x3 में, और अगली बार x5 में और x6 में। तो x6 यहाँ पर क्या है, यूनिट प्लेस है। तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो सबसे छोटा नंबर कहाँ पे आएगा, इन 6 डिजिट में जो है सबसे छोटा नंबर x1 आएगा। इस ऑर्डर में भी दिया हुआ सबसे छोटा नंबर x1 आएगा। अगर तुमने जीरो को चूज कर लिया, इन 6 डिजिट में कोई एक डिजिट को तुमने जीरो सोच लिया कि जीरो तुम यूज कर रहे हो, तो वो x1 पे ही पहुंच जाएगा ऑर्डर के हिसाब से कि जिस ऑर्डर में मैं यहाँ पे भरना है, तो सबसे x1 के लिए जीरो हो जाएगी। तो यानी यहाँ पे जीरो को हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जीरो तुम्हारे पास 6 डिजिट में आ गया तो वो तुम्हारे पास सबसे पहली वाली पोजीशन पे आ जाएगा, x1 वाली पोजीशन पे। और x1 वाली पोजीशन पे अगर जीरो आ जाएगा तो फिर हमारे पास जो है नंबर 5 डिजिट का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो भी चूज करना है तो 1 to 9 के बीच में चूज करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे केस 1 लिया कि x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x4 लेस देन x5 लेस देन x6। तो यहाँ पे इक्वालिटी कहीं होल्ड नहीं कर रही। दूसरे केस में हम ये सोचेंगे कि चलो एक जगह पे इक्वालिटी होल्ड करा देते हैं, x2 और x3 सेम नंबर हो जाएंगे, और ये x3 छोटा होगा x4 से, x4 छोटा होगा x5 से, x5 छोटा होगा x6 से। थर्ड केस में हमने सोचा कि चलो इक्वालिटी जो है यहाँ होल्ड नहीं कर रही, x2 और x3 में इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही, लेकिन x5 में और x6 में इक्वालिटी होल्ड करा दी। फिर हम यहाँ पर जो है फोर्थ केस में देख लेंगे। केस नंबर 4 को हम देखेंगे कि इक्वालिटी जो है दोनों जगह होल्ड कर जाए, कि x1 x2 और x3 भी बराबर हो जाए और x5 और x6 भी बराबर हो जाए। x5 और x6 भी बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो पहले केस में हमें कितने नंबरों की जरूरत पड़ेगी, तो पहले केस में हमें यहाँ पर 6 डिजिट की होंगी, सारी डिस्टिंक्ट चाहिए होंगी। सबसे छोटा होगा x1, सबसे बड़ा होगा x3 s6। तो अब यहाँ पर जो नंबरों की जरूरत पड़ेगी वो हो जाएगी 9c6, क्योंकि उन्होंने बताया कि जीरो को हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमें नॉन जीरो नंबर जो होते हैं 9 होते हैं, 1 से लेकर 9 तक, उसमें से कोई भी 6 नंबर तुम चूज कर लो। उसको भरने का एक ही तरीका होगा, जिस ऑर्डर में होगा सबसे पहले बड़ा रखेंगे x6 को, फिर उससे छोटा x5 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पर जो है जब केस 2 पे जाएंगे तो उसमें दो नंबर आपस में सेम है, x2 और x3। तो अब तुम्हें 9 में से कोई भी 5 नंबर चूज कर लिए जाए। ठीक है, 9 में से हमने कोई भी 5 नंबर चूज कर लिए 9c5 करके, तो उसको भरने का जो तरीका होगा वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर वही है, पहले सबसे बड़ा भरोगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और जो x3 पे आएगा वही x2 पे लिख दोगे क्योंकि इक्वलिटी होल्ड कर रही है वहाँ पर। फिर x2 से छोटा जो सबसे छोटा नंबर आएगा, पांचवा नंबर जो सबसे छोटा होगा वो x1 हो जाएगा। केस नंबर 5 में भी वही बात होगी, तो 5 नंबर तुम चूज करोगे, उनको भरने का ऑर्डर फिक्स है। अब केस नंबर 4 की बात करें तो वहां पे हमें कितने नंबरों की जरूरत पड़ रही है, केवल 4 नंबरों की, क्योंकि x5 और x6 एक ही नंबर होंगे और x2 और x3 भी एक ही नंबर होंगे। ठीक है, अब हम इन सबको अगर ऐड करते हैं कि 9c6 9c5 और 9c5 और 9c4 इनको ऐड करते हैं
क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा पास्कल रूल, ठीक है। तो अब एक्चुअली में इसका सम क्या आ जाएगा मेरे पास, NC6, NCR और NCR-1 की जो वैल्यू होती है वो N+1 CR होती है, ठीक है। तो उसी को हमने यहाँ पे भी अप्लाई कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा पास्कल रूल के हिसाब से 10C5। अब इन दोनों को फिर से पास्कल रूल में लग जा रही वैल्यू, तो इसमें n की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू 6 है, r-1 की वैल्यू 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 11C6। तो ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर 11C6 इज द आंसर। तो 11C6 जो होगा पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस यहाँ पे देखना था कि कहाँ कहाँ पे कैसे इक्वालिटी होल्ड कर रही है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर बताने हैं कि कितने 5 डिजिट के नंबर तुम बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव डिजिट जो है रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें केस बनाने पड़ेंगे कि नंबर जो है 10 से डिविजिबल भी हो और उसकी कोई भी 2 अगल बगल की जो डिजिट है वो सेम ना हो, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि सबसे जो यूनिट प्लेस होगा वो 0 ही होगा, क्योंकि अगर आखिरी प्लेस पे 0 आएगा तभी नंबर 10 से डिविजिबल हो पाएगा। तो लास्ट प्लेस तो मेरे पास फिक्स हो गई। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। किस तरीके से हम यहाँ पे केसेस बनाएंगे ये मेन है, ठीक है। तो यहाँ पर 1C1 तरीके से 0 आएगा, ये तो कंफर्म है, नहीं तो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। अब तुम्हें यहाँ जो भी भरना है वो 0 के अलावा तुम्हें भरना है, ठीक है। अगर तुमने मान लो यहाँ पर कुछ भी भर दिया तो तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि वो नंबर यहाँ भी ना हो, ठीक है, ताकि वो वहां पे भी रिपीट ना करे। तो यहाँ पर केसेस बनाने में तुम्हें दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, कि तुमने सोचा कि 9 तरीके से यहाँ पे कुछ भर दें, तो वो मान लो 0 अगर आ गया, अब पता नहीं यहाँ 0 भर रहे हो कि नहीं, अगर 0 आ गया तो तुम्हें केवल 0 को यहाँ रोकना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे 9 आ गया तो तुम्हें अगल बगल की डिजिट को चेक करना पड़ेगा कि कौन सी डिजिट तुम्हारे पास आ रही है, और ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ 0 ना हो, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 आ गया तो नंबर जो हो जाएगा वो 4 डिजिट का हो जाएगा। तो यहाँ पे किस तरीके से केसेस बनाने हैं ये मेन है। तो हमने ये सोचा कि अगर यहाँ पर 0 आ गया तो केस 1 हमने ये लिया कि हम यहाँ पर भी 0 ही ले रहे हैं, क्योंकि कभी ना कभी यहाँ पे 0 आएगा ही, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारे पास 0 नहीं आएगा सबसे पहली प्लेस पे, यहाँ तो 0 भर नहीं सकते, नहीं तो नंबर हो जाएगा 4 डिजिट का। तो यहाँ 9 में से कोई भी एक नॉन जीरो नंबर भर दिया। अब हमारे पास जब ऐसा हो गया तो अब देखो यहाँ पे जब सेकंड प्लेस को हम भर रहे हैं तो उसमें अगल बगल पे 0 है, तो अब यहाँ 9 में से कोई भी नंबर तुम भर सकते हो 1 से लेके 9 तक, ठीक है, क्योंकि एक ही डिजिट इधर 0 भी इधर पे है, 0 भी उधर पे है, तो हमें केवल 9 ही नंबर है, 9 नंबर में से कोई भी नंबर भर सकते हैं। अब जरा इस प्लेस को देखते हैं, यहाँ 0 भरा हुआ है, यहाँ पे मान लो 7 भरा हुआ है, 9 में से कोई एक नंबर भरना है, तो मान लो 7 भर गया। अब तुम यहाँ पे 7 को नहीं भर सकते और 0 को नहीं भर सकते, तो कितने नंबर बचे तुम्हारे पास, यहाँ पर 8 नंबर बचे। तो उन 8 नंबरों में से हमने कोई भी एक नंबर भर दिया, 0 को छोड़ के और 7 को छोड़ के। हमने मान लिया कि पहली डिजिट में 7 आया होगा, 9 में से कोई भी एक भरना, तो 7 मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ 7 तो आएगा ही। तो हर पॉसिबिलिटी को चेक कर रहे हैं। अब हमने सेकंड केस को लिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर मतलब पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 9, क्योंकि 1 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो बॉक्स मेथड का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और आखिरी प्लेस को हमने यहाँ 0 भर दिया। अब हमने सोचा कि यहाँ पे 9 में से कोई एक नंबर नॉन जीरो भर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी सेम नॉन जीरो भर दे रहा है कि नॉन जीरो जो नंबर तो है मिडिल डिजिट आ रही है 9 में से कोई भी एक, वही नॉन जीरो नंबर जो है हमने यहाँ पे भी भर दिया, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा कि जैसे मान लो यहाँ 5 भरा हुआ है, यहाँ भी 5 भरा हुआ है, तो यहाँ पे तुम 5 को छोड़ के कोई भी 9 में से एक नंबर भर सकते हो, क्योंकि अगल बगल पे सेम नंबर है और तुम्हें कॉन्जुगेटिव डिजिट सेम नहीं करनी है, तो तुमको 9 में से कोई भी एक नंबर भरने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हमने कहा अब इस वाले डिजिट को देखते हैं कैसे भरा जाएगा। यहाँ 0 भरा हुआ है, यहाँ मान लो 5 भरा हुआ है, कोई भी एक नॉन जीरो नंबर मान लो 5 भरा हुआ है, तो अब दोनों को छोड़ दो 0 और 5 को, तो बचे 8 नॉन जीरो नंबर, उनमें से कोई भी एक नंबर पार्ट में से भरते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मतलब केस 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है। तो ये केस 2 की तरह ही आंसर आ रहा है, पर दोनों अलग अलग केसेस हैं, ठीक है। थर्ड केस देखते हैं। तो ने का 1C1 तरीके से यहाँ 0 भर दिया, 9 में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे नॉन जीरो भर दिया,
और यहाँ पे 8 में से कोई भी एक नंबर नॉन जीरो भर दिया, जो कि मिडिल वाले जो नॉन जीरो नंबर आ रहा है उससे डिफरेंट नॉन जीरो है, उससे अलग है नॉन जीरो, ये ना, ठीक है। अब तो उससे तुम्हें क्यों ऐसा क्यों बनाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे एक नॉन जीरो नंबर भरा हुआ है, यहाँ पे एक नॉन जीरो नंबर भरा हुआ है, तो अब यहाँ पे दो नंबरों को छोड़ देंगे उनको, और 8 मेरे पास जो अगल बगल के दो नॉन जीरो नंबर छोड़ दिए जाए तो बाकी कितने नंबर बचे, 8, जीरो भी उसी में काउंट हो गया। तो उन 8 में से कोई भी एक नंबर भर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो अगल बगल के भरे हुए उनको छोड़ के। अब जरा इस प्लेस को देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा। बगल में जीरो भरा हुआ है, यहाँ पे नॉन जीरो नंबर मान लो भरा हुआ है, कोई 5 मान लो भरा हुआ है, तो अब उन दो को छोड़ के फिर से 8 में से कोई भी एक नंबर भर सकते हो, तो यहाँ में 8 में से कोई भी एक नंबर भर दिया। तो अब ओवरऑल मेरा क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, बस ये इसके 3 ही केस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल आंसर आ जाएगा सबको जोड़ देंगे हम लोग, केस 1 और केस 2 और केस 5 को जोड़ेंगे, केस 3 को जोड़ देंगे, तो 9 इंटू 9 इंटू 8 पहले केस का आंसर, दूसरे केस का आंसर 9 इंटू 9 इंटू 8, और फिर चौथे केस का आंसर 8 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 8। तो इन सबको कैलकुलेट कर लोगे तो ऑप्शन जो आ जाएगा बी पार्ट आएगा 5904, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट तुम छोड़ सकते हो, अपने आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन में ट्रिक थी यहाँ पर, ठीक है, कि हम किस तरीके से जो है मिडिल डिजिट के हिसाब से, हम बीच में हम एक एक करके नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हमने फर्स्ट प्लेस को भर दिया, फिर थर्ड प्लेस को भरा, फिर फिफ्थ प्लेस को भरा, और करस्पॉन्डिंग फिर हमने सेकंड प्लेस को और फोर्थ प्लेस को देख लिया कि अगल बगल कौन है, उसके हिसाब से भर दिया। इसमें कहीं कोई गलती नहीं होगी इस तरह से केस बनाने में, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा ये भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि द 4 digit number that can be formed with the digits 1, 2, 4, 6, 8, no digit occurring more than once in each number are written in ascending order in magnitude of and rank। तो जैसे हम लोगों ने जो है लेटर्स के हिसाब से जो है अल्फाबेटिक ऑर्डर में 6 लेटर के वर्ड दिए गए थे, 5 लेटर्स के वर्ड दिए गए थे, उसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज किया था। अब यहाँ पे नंबर सिस्टम की तरह से बात कर रहा है, उस नंबर सिस्टम में वो क्या कर रहे हैं कि 4 डिजिट के नंबर बना रहे हैं, उसमें नंबर तुम्हें कौन कौन से यूज करने हैं, 1, 2, 4, 6 और 8, और रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है, कोई भी डिजिट एक बार से ज्यादा नहीं लेनी, ठीक है। और इस तरीके से जब तुम्हारा नंबर लिखा जाएगा 4618 यानी 4618, तो बता दें कि वो कहीं ना कहीं उस लिस्ट में होगा। जो लिस्ट बनाई गई है वो पढ़ते हुए क्रम में बनाई गई है, पहले छोटा नंबर फिर उससे बड़ा नंबर एंड सो ऑन। तो 4618 किस पोजीशन पे आएगा ये तुम्हें बताना है कि इसकी रैंक क्या आएगी, ठीक है। तो होने का कि सबसे पहले जो है मेरे पास जो नंबर बनेगा वो 1 से बनेगा, 4 डिजिट का अगर नंबर बना रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे 1C1 तरीके से 1 भर दिया। ये जो 3 प्लेसेस होंगे उनको कैसे भरोगे तुम, इन 3 प्लेसेस को कैसे भरोगे। अब मेरे पास 1 को छोड़ के क्या क्या बचा हुआ है, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे भरने के तरीके होंगे 4C1, 3C1, 2C1। तुम्हारे पास जो भी नंबर बचे हुए हैं 2, 4, 6, 8, उनमें से पहले कोई भी एक भर दिया, फिर जो बढ़ता गया उसको कम करते गए, फिर 4 में से एक हट गया तो 3 बचे, 3 में से एक हट गया तो 2 बचे। तो ये कितने हो जाएंगे, 24 नंबर्स ऐसे बन जाएंगे हमारे पास। जिसमें हमारे पास जो है 1000 प्लेस वाले नंबर पे 1 आया हुआ है, यानी सबसे किनारे पे जो है 1 आया हुआ है। और 1 से हमारे नंबर को कोई मतलब फायदा नहीं है, क्योंकि हमें स्टार्ट करना है 4 से, तो हमें 4000 तक पहले पहुंचे तो ठीक है, फिर हम देखते हैं कि 4618 किस पोजीशन पे आएगा। अरे चलो 1 की बातें खत्म हो गई, 1 से जितने भी नंबर बन सकते थे 24 नंबर वो हमने बना के देख लिए। अब हम अगला प्लेस ले रहे हैं 2, उसको भी एक ही तरीके से भर सकते हैं। इन 3 प्लेसेस को भरने के लिए भी बिल्कुल सेम है, 24 नंबर इसके भी बन जाएंगे सेम तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास जो है यहाँ पर जो है 3 आएगा शुरुआत में, लेकिन 3 हमारे पास है नहीं, तो हम 3 का यूज नहीं कर सकते। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आना चाहिए था, लेकिन 3 क्योंकि हमको यूज नहीं करना है तो 4 से स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही हमने यहाँ पे 4 स्टार्ट किया तो ये नंबर मेरे पास फिक्स हो गया, ठीक है। तो हमारे पास 1, 2, जैसे अल्फाबेट को हम पहले लेते थे अल्फाबेटिक ऑर्डर में, अब इसको नंबरों को देख रहे हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो मैंने कहा यार 4 तो मेरे पास फिक्स हो गया। अब जब 4 फिक्स हो गया तो सेकंड प्लेस पे हम किसको ले सकते हैं, तो मैंने कहा अब हम 1 को ही लेंगे। तो ये जो तुम्हारे पास 2 प्लेसेस बच गए, 4 के बाद 1 आ गया, ठीक है। और 1 अभी फिक्स नहीं हुआ क्योंकि हमें 4 के बाद 6 को फिक्स कर, 4 के बाद 6 को फिक्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 2 प्लेस कैसे भरे जाएंगे, मेरे पास 4 और 1 को अगर हटा दिया जाए तो बाकी कितने नंबर बचे, 2, 6 और 8। तो उनको भरने के तरीके हो जाएंगे 3C1 इंटू 2C1। बॉक्स मेथड का यूज कर रहे हैं तो इससे 6 नंबर बन जाएंगे। तो ये वो 6 नंबर बनेंगे जो
पहले डिजिट पे 4 और सेकंड डिजिट पे 1 को ले रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब जानते हैं इसके बाद अगले केस पे। चलो यार, पहली डिजिट पे 4 फिक्स हो गया था और उसके बाद अगली बारी आएगी 2 की। ये जो 2 डिजिट होंगी इसके भी कितने नंबर बनेंगे मेरे पास? 6 नंबर। बिल्कुल सिमिलर केस है, ठीक है। पहले प्लेस को 3 तरीके से भरोगे, दूसरे प्लेस को 2 तरीके से भरोगे, आने का। चलो अच्छा, अगला केस देखते हैं। अब यहाँ 4 फिक्स है। अब यहाँ पे क्या आ गया? 4 के बाद 2 और 1 हो चुका है। अब देखेंगे 6। तो हमने कहा ये तो अपने काम की चीज आ गई, ठीक है। तो 4 6 आ गया। तो अब यहाँ पे तुमको जो भरने नंबर है 4 मतलब एक तरह से देखा जाए तो तुम्हारा 6 भी जो है फिक्स पोजीशन पे आ गया, सेकंड पोजीशन फिक्स आ गया। अब हमारे पास जो है प्रायोरिटी ऑर्डर के सबसे पहले क्या भरा जाएगा? 1। तो यहाँ पर जो है पहली पोजीशन पे क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 1 जो है सही पोजीशन पे है कि नहीं? ये 1 भी सही पोजीशन पे है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम मान सकते हैं कि यहाँ पे 1 आना ही है, तो वो 1 भी अब फिक्स हो गया। अब यहाँ पे जो है ये केवल 2 प्लेस बची, ठीक है। तो यहाँ पर जो है केवल एक प्लेस सॉरी बची, और उसमें तुम्हें भरना है 2 या 8। तो पहले 2 भरा जाएगा, बाद में 8 भरा जाएगा, ठीक है। तो 4 6 1 से बनने वाले केवल 2 ही नंबर हो सकते थे। 4 6 1 2 पहले आएगा, फिर 4 6 1 8 ये बाद में आएगा। तो हमें जो काउंटिंग करनी होगी वो कहाँ तक करनी होगी? हमारे को 4 6 1 8 चाहिए, तो ये भी आएगा और यहाँ पे जाके काउंटिंग को फिनिश करेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ तक काउंटिंग कर लेते हैं कि 24 नंबर ये बने, 24 नंबर ये बने, 6 ये बने, 6 ये बने, 24 और 6 30, 30 और 30 60, 60 और ये 24 24 30 और ये 60, ये 61 हो गया, ठीक है। और ये 62 पे हमारे पास पोजीशन बन रही है। तो चेक कर लेते हैं फिर से। 4 6 के साथ जो आएगा 6 नंबर आएंगे, 4 2 के साथ 6 नंबर आएंगे, 4 6 1 के साथ जो आएगा 2 वाला आएगा, फिर 8 वाला आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो 62 रैंक हो जाएगी, ठीक है। वन यहाँ पे आ गया, तो बाकी के 3 प्लेस को हमने भर दिया 4 गुना 3 गुना 2, क्योंकि 1 से तुम्हारा बनना नहीं है, फिर 2 से भी नहीं बनना, 2 वाला आ गया तो फिर हमने यहाँ पर 4 इंटू, ये भी ठीक है। फिर 4 1 वाले देखे, 4 1 वाले जो नंबर आएंगे, क्योंकि 4 1 से भी स्टार्ट नहीं होगा, 4 2 वाले भी बेकार है, 4 2 वाले भी मेरे पास 6 नंबर बन जाएंगे, 3 गुना 2, ठीक है। तो उसके बाद 4 6 1 2 आएगा, 4 6 1 4 6 1 फिक्स हो गया, तो 2 पहले आएगा 8 बाद में, ठीक है। एक्चुअली वही काउंट कर रहे थे कि कहीं कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सही। उससे कह रहे हैं कि जो है द नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स विच डज नॉट चेंज ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। यानी 7 डिजिट का ऐसा नंबर बनाना है जो एक तरह से रिवर्स कर देने पर, यानी आखिरी डिजिट वाले नंबरों को पहले करते हैं, पहले डिजिट वाले नंबरों को आखिरी में करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में। जैसे मान लो यहाँ पे कोई अगर एक नंबर एक्स वाई जेड है, इसको रिवर्स ऑर्डर में देखिए तो क्या जाएगा? वाई जेड एक्स। तो रिवर्स करने पे जो है कह रहे हैं कि हमारे को फर्क ना पड़े, तो ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है जो रिवर्स करने पर फर्क पड़े? अगर हम यहाँ पे भी एक्स करते हैं तो रिवर्स कर देने पर ये आ जाएगा फिर से वही का वही। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? पॉलीड्रॉन, ठीक है। तो पॉलीड्रॉन नंबर है ये लोग, कि उनको पलटने पे वहीं के वहीं रह जाएंगे, पलट के वही बन जाएंगे, ठीक है। पॉलीड्रॉन हो गए। तो अब यहाँ पे हमें इस टाइप के जो नंबर बनाने हैं वो कितने डिजिट के बनाने हैं? 7 डिजिट के। तो हम जानते हैं कि शुरुआत में 0 तो नहीं हो सकता, दोनों से कोई भी एक नंबर यहाँ पे भर दिया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट हमने और आगे बना दी, 6 बॉक्स और बना दी। अब यहाँ पे तुमने 10 में से कोई भी एक नंबर भरते चले गए, ठीक है। तो ये अगर x1 डिजिट है, x2 डिजिट है, x3 है, x4 है, तो यहाँ फिर से तुम्हें x3, यहाँ पे x2 और यहाँ पे x1 को ही भरना पड़ेगा, ताकि पलटने के बाद वहीं के वहीं आ जाए। जैसे x y x था, पलट के फिर से x y x हो गया। तो अगर तुम इसको देखो कि x1 x2 x3 x4 फिर x3 x2 x1 करते हैं, तो पलट के अगर उसको पलटाएंगे तो फिर से वहीं के वहीं तो आ जाएगा। ऐसे ही नंबर को तो हमको बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो x3 आया होगा सेम वहाँ पे यहाँ भरना पड़ेगा तुमको, जहाँ यहाँ पे x2 आएगा सेम तुमको यहाँ पे भरना पड़ेगा,
जो तुमने यहाँ पे x1 लिया होगा वो तुम्हें यहाँ पर x1 यहाँ पे भरना पड़ेगा। कितने तरीके से भरोगे? 1C1 तरीके से, कि जो वहाँ भरा होगा वो यहाँ भर देंगे। तो ऐसे अब मेरे पास 7 डिजिट के कितने नंबर बन गए? 9 × 10⁻³ नंबर बन गए। तो सी पार्ट इज द आंसर। ठीक है, there is a maximum number of points into which 4 straight lines intersect। तो कहाँ कहाँ पे 4 सर्किल और 4 स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं, और बोला क्या गया है मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बतानी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट बताने हैं कि 4 सर्किलों के और 2 स्ट्रेट लाइनों के आपस में कितने इंटरसेक्शन हो सकते हैं। तो अगर 2 सर्किल आपस में इंटरसेक्ट करें तो हमने कहा भाई 4 में से कोई भी 2 सर्किल ले लिए और हर एक से 2 पॉइंट मिल रहे हैं, एक ए और एक बी। तो हमने कहा यहाँ पर 6, 12 इस टाइप के पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है, तो हमने 2 ही सर्किल बनाए, लेकिन वो 2 सर्किल कौन से हो सकते हैं? 4 में से कोई भी 2। अब जैसे ए और बी इंटरसेक्शन पॉइंट है तो तीसरा सर्किल या कोई भी लाइन ए या बी से पास नहीं करेगी, ताकि जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो वो मैक्सिमाइज किया जा सके। ठीक है, हम ए से ना कोई लाइन पास कराएंगे, ना से कोई ए से कोई तीसरा सर्किल पास कर सकता है, ताकि ये मैक्सिमम वाला वर्ड होल्ड कर सके अपनी जगह पे। ठीक है, अनेक अच्छा 2 लाइनें अगर आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो 4 में से कोई भी 2 लाइनें देंगी और उनसे एक लाइन बनेगा, एक ही पॉइंट बनेगा पी। तो ऐसे में कितने पॉइंट आ जाएंगे? 6 पॉइंट आ जाएंगे। अनेक अच्छा एक सर्किल और एक लाइन भी तो इंटरसेक्ट कर सकती है। तो 4 में से एक सर्किल ले लिया, 4 में से एक लाइन ले ली और उनसे पॉइंट बनेंगे 2, पी और क्यू कह दें या क्यू और आर कह दें, पी यूज कर। तो इस टाइप के कितने पॉइंट बन जाएंगे क्यू और आर टाइप के? 16 दूनी 32। ठीक है, अब इन सबको अगर ऐड करते हो, क्योंकि या तो पहला केस होगा या तीसरा, दूसरा या तीसरा, तो इन सबको अगर ऐड करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 50। तो 50 इज द आंसर। सिमिलरली एक क्वेश्चन और है कि एक प्लेन में हमारे पास 5 स्क्वायर्स दिए हुए हैं, 5 लाइंस दी गई हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कितने होंगे? तो लाइंस के बारे में तो यार बिल्कुल आसान है। ठीक है, कि 5 में से हमने 2 लाइनें ले ली, उनसे एक एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। अगर एक स्क्वायर हमने ये लिया हुआ है, अब दूसरा स्क्वायर ऐसे रखो कि यहाँ पे मैक्सिमम जगह पे इंटरसेक्ट कर सके। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, एक ऐसा स्क्वायर हम मान सकते हैं कि यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट और 8 पॉइंट। 1, 2, 8 पॉइंट। ठीक है, तो ये 8 पॉइंटों पे मैक्सिमम इंटरसेक्ट कर सकते हैं जो स्क्वायर। तो 4 में से कोई भी 2 स्क्वायर अगर हम चूज करें तो उनमें 8 इंटरसेक्शन पॉइंट बनेंगे। ठीक है ना, 48, ये 6 × 8 48 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो गया? 10। अब हमने कहा सॉरी 4 नहीं तो 5 स्क्वायर थे। ठीक है, 4 पहले क्वेश्चन में था। तो यहाँ पे 5 में से कोई भी 2 स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो 80 हो जाएगा। 10 × 8 80। ठीक है, अब हमने कहा चलो एक स्क्वायर ये है और एक लाइन इसको कितनी जगह मैक्सिमम काट सकती है? 2 जगह पे। 5 में से एक स्क्वायर ले लिया, 5 में से एक लाइन ले ली, क्योंकि 5 स्ट्रेट लाइन और 5 स्क्वायर थे और इंटरसेक्शन पॉइंट इस टाइप से 2 मिलेंगे, तो हमने कह दिया ए और बी। ठीक है, तो इस टाइप से कितने बन जाएंगे? 50 ये बन जाएंगे। ठीक है, तो अब इन सबको ऐड कर लो, 10, 80 और 50। ठीक है, इनको ऐड किया तो 140 इज द आंसर। तो यार इसका आंसर जाएगा 140। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं कि लेट ए बी द सेट विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट, एन की जो वैल्यू, एन एलिमेंट इसमें है लेकिन एन की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा है। ठीक है, द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स x, y, z ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए इन विच एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल। कम से कम 2 कोऑर्डिनेट उसमें इक्वल हो जाए x, y, z में। इस टाइप से कितने तुम यहाँ पर जो है ट्रिपलेट बना सकते हो इसके। ठीक है, और लेना तुमको यही है कि ए सेट से तुमको इसको निकालना है। इस सेट पे n एलिमेंट, द नंबर ऑफ ट्रिपलेट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए। तो एलिमेंट ऑफ ए के इस तरह से यूज करना है कि इस ट्रिपलेट x, y, z में एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट सेम हो जाए। ठीक है, तो का टोटल जो है अगर हम इसमें से 3 नंबर चूज करें n में से, तो टोटल वेज कितने आ जाएंगे ट्रिपलेट बनाने के? nc1 × nc1 × nc1। ठीक है, यानी हमने x को ले लिया n में से कोई भी हो जाए, फिर y को हमने n में से कोई भी ले लिया, z को हमने n में से कोई भी ले लिया, यानी सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, x, y, z कुछ भी हो सकते हैं।
तो ये टोटल वेज जो मेरे पास होंगे वो n क्यूब आएंगे। मैंने कहा जब हम यहाँ पर जो है एक्स वाई जेड को सबको डिस्टिंक्ट ले रहे हैं, ये वाला केस हमारे लिए रिक्वायर नहीं है। हम चाहते हैं कि इनमें से कम दो चीजें सेम हो जाएं एक्स वाई जेड में। अगर हम डिस्टिंक्ट ले लें तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, इसके नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे n में से कोई एक पॉइंट ले लिया जो x का काम कर गया, उसको छोड़ के देखेंगे तो जैसे विदाउट रिपीटिशन हम ले रहे हैं कि ताकि उनमें कोई रिपीट ना हो सके, n-2 c1, तो ये हो गया मेरे पास। अब मेरे पास जो रिक्वायर आंसर आएगा, तो आंसर जो हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा n क्यूब माइनस n इंटू n-1 इंटू n-2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इसको निकालने तो हो जाएगा n कॉमन ले लें, n स्क्वायर माइनस का 3n प्लस 2, वेयर इसमें जो है n स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है तो n के साथ आ जा रहा है 3n-2। तो देख लो यार आंसर आ जा रहा है 3n स्क्वायर माइनस 2n। तो सी पार्ट आंसर में आ जा रहा है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन में जिन्होंने जो बी पार्ट में दे रखा है वो एक तरह से देखा जाए तो बी पार्ट भी हमारा सही है, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो एक एक करके जब तुम चीजें ले रहे हो n-1 n-2 करके, तो वो एक तरह से nc3 इंटू फैक्टोरियल 3 भी तो यही हो गया, ठीक है, यानी np3 हो गया, यानी ये चीज जो है n क्यूब माइनस np3 भी लिखी जा सकती है। तो आंसर जो होगा वो बी पार्ट भी सही हो जाएगा। ये ऑब्वियसली गलत हो गया, ठीक है, वो तो तब होता जब यहाँ पे तीनों अलग अलग होते, और 3n स्क्वायर माइनस n भी गलत हो गया, मतलब डी पार्ट भी नहीं है। तो इस तरह से यार थोड़ा आसान क्वेश्चन था ये। तो अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू ओपन ऑल द लॉक्स व्हेन देयर आर n लॉक्स एंड n केस, ठीक है। तो हमारे पास जो है n अलग अलग ताले हैं और उनकी एक एक चाबी यानी n चाबियां हैं, ठीक है, हर एक ताले की अलग चाबी है यहाँ पर, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं कि जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होंगे कि सारे के सारे ताले खोल दिए जाएं, यानी सारे के सारे ताले खोलने के लिए कितनी बार तुम्हें ट्रायल करना पड़ेगा। तो मान लो तुम्हारा सबसे पहला ताला है, तो सबसे पहले ताले को खोलने के लिए सबसे कम ट्रायल क्या है, उसी की चाबी उसमें लगा दो, एक ही तरीके से खुल जाएगा। लेकिन हमें मैक्सिमम ट्रायल निकालने की कितनी ज्यादा से ज्यादा ट्रायल करने के बाद वो ताला खुलेगा, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, पहले किस्मत इतनी खराब थी हमारी कि हमने सारी चाबियां लगा डाली, आखिरी वाली उसकी जो सही चाबी थी वो सबसे आखिरी में रह गई, ठीक है, उसको हटा दे तो कितनी चाबी बची n-1। तो पहले ताले को खोलने के जो ट्रायल होंगे वो कितने हो जाएंगे n-1, क्योंकि जो सबसे आखिरी चाबी होगी वो फिर हमें उसको लगा के देखने की जरूरत थोड़ा ना, वो तो मालूम है कि सारी चाबियां जब फेल हो गई और सबकी एक एक चाबी है, ये ऑब्वियसली बात दी गई है, तो आखिरी चाबी किसकी होगी, उसी ताले की होगी, ठीक है। तो वो हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो उसके लिए हमें फर्स्ट ब्लॉक L1 के लिए कितने ट्रायल करने पड़ गए, n-1। अच्छा, लॉक L2 को खोलने के कितने ट्रायल करने पड़ेंगे। अब हमें मालूम है कि एक चाबी तो L1 पे लॉक हो गई, वो मालूम हो गया कि वो उससे खुल जाएगा। अब L2 को कितना होगा, सबसे आखिरी चाबी हम L2 की मान के चलें, तो अब हमारे पास कितनी गलत चाबियां, मतलब उसकी जो चाबियां हम शुरुआत में ट्राई करेंगे वो कितनी हो जाएंगी, जो उसके लिए गलत चाबियां होंगी वो कितनी हो जाएंगी, n-2 चाबियां हो जाएंगी। इस तरह से हम जब आगे बढ़ेंगे तो n-1 जो ताला होगा उसको खोलने के लिए चाबी कितनी होगी, अब दो ही चाबियां तुम्हारे पास होंगी, और गलत चाबी किसकी होगी, जो अगले ताले की होगी, वो यहाँ या ट्राई कर लोगे। और अब तुम्हारा सिर्फ आखिरी में n-1 जो ताला बचा उसके लिए केवल एक ही चाबी पड़ी रही होगी, और ये मालूम है कि सभी चाबियां लग चुकी हैं, तो आखिरी चाबी इसी की है, तो इसके लिए कोई ट्रायल करने की जरूरत ही नहीं हुई। तो यानी जो मेरे पास ये n ताले हैं, इसके जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल जो तुमको करने पड़े वो दिया गया है कि 105 करने पड़े। बोला गया कि यार n कितना होगा, ठीक है, तो अब इसको जोड़ लोगे 1 से लेके n तक, n-1 तक का समय यहाँ पर, तो ये हो जाएगा n इंटू n-1/2। एपी से भी जोड़ सकते हो, समेशन n के फॉर्मूले में n-1 टर्म्स हो जाएंगे, क्योंकि जीरो तो वैसे भी हटा सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसके वैल्यू 105 है, तो n इंटू n-1 की जो वैल्यू है वो 210 हो गई। तो हम जानते हैं कि 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है, हमें दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने हैं, तो ये 15 और 14, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो ये है, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, यानी हमारे पास 15 जो है n की वैल्यू हो गई कि n लॉक्स का मतलब 15 लॉक्स हैं यहाँ पर, ठीक है, उसकी 15 चाबियां हैं। और गलत ट्रायल जो तुम्हारे जो टोटल उसमें ट्रायल कर रहे हो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल, तो कितने हो गए तुम्हारे पास, 15 हो गए। जरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही,
तो यहाँ पर जो है कुछ स्क्रीन में प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। तो आंसर आ गया था, ठीक है, ये भी ठीक है। तो एक क्वेश्चन को यहाँ पर फिर से देखना पड़ेगा। हमसे कह रहे हैं कि मेरे पास n लॉक्स हैं, ठीक है, उनको हमें जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल से खोलना है कि मैक्सिमम कितनी जो है चाबियों से इसको खोल सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम उसके कितनी ट्रायल हो सकते हैं ओपन लॉक्स करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि L1 जो मेरे पास ताला है उसको हम अगर उसकी जो चाबी है वो सबसे अगर आखिरी में लगेगी तो इस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो सकते हैं, बाकी की सारे तालों की चाबियां इसमें तुमने ट्राई कर ली तो इसको खोलने के n-1 ट्रायल्स हो सकते हैं और आखिरी चाबी फिर इसी की हो जाएगी। इस तरह से हम L2 के लिए ट्रायल्स अगर देखें तो एक चाबी तो L1 में लग चुकी है, वो L1 के लिए मालूम हो गई कि हाँ की चाबी ये है। अब L2 के लिए कितनी चाबियां बची, n-2 चाबियां बची, क्योंकि आखिरी चाबी तो इसी की रह जाएगी। जो मैक्सिमम ट्रायल्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, n-2। इस तरह से L3 के लिए हो जाएंगे n-3 डॉट डॉट L n-1 के लिए जो होगा, जो सेकंड लास्ट ताला बचेगा उसके पास दो ही चाबी बची होंगी, एक एल आखिरी वाले ताले की और एक इसकी। तो हम आखिरी ताले की इसमें जब ट्राई करेंगे तो एक तरह से कर सकते हैं और सबसे आखिरी चाबी इसकी बच जाएगी, अपनी चाबी जो इसी ताले की है। अब इसके लिए कोई चाबी जो बचेगी वो एक बचेगी, हम जानते हैं कि ये इसी की चाबी है क्योंकि सारे तालों में एक एक चाबियां लग चुकी हैं, तो इसके नंबर ऑफ ट्रायल्स 0 हो जाएंगे, ठीक है, तो हमें ट्राई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसको। तो यही हम यहाँ पे समझा रहे थे, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी स्क्रीन में। तो अब यहाँ पर जो है n-1, n-2 और 1, इसको हम जब जोड़ देंगे तो ये में दे रखा है 105, हमें n की वैल्यू निकालनी थी। ये जाएगा n इंटू n-1/2 की वैल्यू 105, तो इसका मतलब है कि n इंटू n-1 की वैल्यू 210। तो उसको निकाल सकते हो कि n की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास 15 हो जाएगी, क्योंकि 210 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 15-1, क्योंकि हमें दो कॉन्जिगेटिव नंबर्स लेने थे तो साथ साथ दिख रहा है 15 गुणा 15 225 होता है, तो हमें 210 चाहिए, यानी 15 गुणा 14 हो जाएगा। आंसर इज बी पार्ट, ठीक है। तो हमसे करेंगे जो है फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स सो दैट सम ऑफ डिजिट इज 7। तो ऐसे कितने 5 डिजिट के नंबर बना सकते हो जिसके जो सम ऑफ डिजिट्स आएगा वो 7 आना चाहिए, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं कि यार 0 तो लेना ही लेना है, 1 भी लेना है, 2 भी लेना है, यानी 5 डिजिट का जो नंबर लेना है उसका सम ऑफ डिजिट 7 होना चाहिए, जिसमें तुम्हें एटलीस्ट एक बार 0, 1 और 2 को तुम्हें जरूर यूज करना है। बाकी के जो दो डिजिट है वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कोई भी ले सकते हो, तुम इन्हीं में से और भी ले सकते हो, 0, 1, 2 भी ले सकते हो, लेकिन तुम्हें ये कंपलसरी है कि 0, 1, 2 को एक एक बार जरूर लेना है। और सम ऑफ डिजिट्स कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो पहले तो ये देख लो कि कौन से ऐसे 5 नंबर हो सकते हैं जिसमें सम ऑफ जो डिजिट्स है वो 7 हो जाए। तो का बचे हुए दो नंबर जो है हम यहाँ पे 4 और 0 ले रहे हैं, पहला केस, ठीक है। तो हम मैक्सिमम नंबर बड़े से बड़ा क्या ले सकते हैं, 4। तो जब 4 यहाँ से जुड़ गया तो 7 हो गया और फिर पांचवा नंबर होगा, हमने 0 ही ले लिया। अब इनका अरेंजमेंट भी करेंगे। सेकंड केस क्या हो जाएगा कि यार हमें जो है जो नंबर लेने थे जो कंपलसरी थे 0, 1, 2 थे, ठीक है। अब जो दूसरे नंबर 2 लेंगे, हमने 3 और 1 ले लिया, 4 से छूटा 3 वाला केस ले लिया, सिस्टमैटिक वे में लिया ताकि कोई केस छूटे ना, ठीक है। अब थर्ड केस में हमने लिया, थर्ड केस में भी हमने सोचा 0, 1 और 2 को तो लेना ही था। अब बचे हुए जो दो नंबर और ले लेंगे वो 2 और 2 ले लिए। तो इससे हमारी कंडीशन भी फुलफिल हो गई कि जो रेड कलर वाले नंबर है वो तो लेने ही लेने थे, और ब्लू वाले में बचे हुए नंबरों का जो सम है वो 4 होना चाहिए ताकि 7 उसका पूरे पांचों नंबरों का सम हो जाए। अब अगर हमने मान लो केस नंबर 1 में अरेंजमेंट करें, अच्छा कोई और चौथा केस नहीं होगा, ये बात श्योर समझ में आ रही होगी कि 7 नहीं तो सम नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो अब हमने सोचा यार हमारे पास इनसे 5 डिजिट के नंबर बनाने की वो कितने बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम शुरुआत में 0 भर देते हैं तो नंबर 4 डिजिट का हो जाएगा, तो हम 0 तो नहीं भर सकते, तो इसको हम यहाँ पे शुरुआत में या तो 1 भरेंगे या 2 भरेंगे, या तो 1 भरेंगे या 2 भरेंगे या 4 भरेंगे। तो एक बार मान लो तुमने 4 भर दिया तो आखिर के जो 4 प्लेस आएंगे तुम्हारे पास, ये इनका अरेंजमेंट कैसे करोगे, 0, 1, मान लो यहाँ पे तुमने 4 भरा हुआ है तो 0, 1, 2 और 0 को इंटरचेंज कराओगे तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि दो 0 आइडेंटिकल है इसमें। तो 3 गुणा ये कितना हो गया, 12। तो ऐसे कितने नंबर हो गए, 3 इंटू 12। तो ये केस के आंसर जो है 36 आंसर आ गए।
ठीक है, तो केस 1 का आंसर 36 हो गया। अब हम केस 2 पे जा रहे हैं कि 0 1 2 3 1 के हिसाब से चलना है मेरे को। ठीक है, तो एक बार हमने सारे नंबर्स देख लिए तो मेरे दिमाग इस तरह से फिर अरेंजमेंट पे है, जिससे गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि शुरुआत में या तो तुम 1 भरोगे जो कि रिपीटेड डिजिट है इस केस में, और या तो 2 भरोगे या तो 3 भरोगे। तो दो केस के अलग अलग कर लिए जाए कि अगर हमने यहाँ पे एक तरीके से 1 भर दिया तो अब हमारे पास 4 नंबर जो बचेंगे 0 1 2 और 3 भरेंगे, फैक्टोरियल 4 से इंटरचेंज करेंगे। या अगर तुमने शुरुआत में 2 या 3 से कोई एक नंबर भर दिया, 2 या 3 यानी 2C1 3 से यहाँ स्टार्ट किया, मतलब 2 से स्टार्ट किया, तो 2 अगर आ गया तो 0 1 3 और 1, तो यानी इसको इंटरचेंज कैसे करोगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2। अब दोनों कैसे इसको ऐड कर लोगे, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा मेरे पास 24 केस हो जाएंगे पहले वाले के। ठीक है, 24 आंसर, और ये 12 और ये 24, तो ओवरऑल ये 48 हो जाएगा। जोड़ सकते हैं कि इसके हमने देखे 24 हो गए, इसके देखे तो ये भी 24 हो गए, तो 24 और 24 48 हो गया। पहले केस 2 का आंसर आ गया। अब केस 3 में अरेंजमेंट कैसे करेंगे, इसमें भी 2 केस में बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कि अगर तुमने यहाँ पर 2 को भर दिया तो अब यहाँ पर तुम्हें जो आखिरी के 4 प्लेसेस में क्या क्या भरना है, 0 1 दो 2 आ रहे हैं, तो यानी फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ये कितना आंसर आ गया 12। 2 को तो भरने का एक ही तरीका था। तो अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास कि अगर तुमने यहाँ पे 1C1 तरीके से केवल 1 को भर दिया तो यहाँ कितना जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3, तो ये कितना आ गया हमारे पास 4। ठीक है, तो अब इन दोनों को अगर ऐड करें तो केस 3 का आंसर कितना आ गया 16। अब हम केस 1, केस 2 और केस 3 सबको ऐड करते रहे, केस 1 केस 2 केस 3, इन सबको अगर ऐड करें तो क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, 36 ये हो गया, 48 ये हो गया, 16 ये हो गया, तो 48 और 16 64 और 36, तो इन सबको ऐड करने पे आंसर क्या आ गया 100। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 100। ये हम यहाँ पर 3 केस में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो डी इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हमसे करें कि जो है among the 8 factorial permutations of digit 1, 2, 3 9, 8, तो यहाँ पे 8 डिजिट्स हमारे पास है 1 से लेके 8 तक की, उनको अगर हम अरेंज करें और 8 डिजिट के नंबर बनाए तो कितने बनेंगे 8 फैक्टोरियल। ये बात उसने खुद ही कह दी कि इन 8 लोगों के जो परमुटेशन होंगे 8 फैक्टोरियल होंगे। कह रहे हैं कि वो इस तरह से इस प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए इन अरेंजमेंट में। ऐसे कितने अरेंजमेंट होंगे कि अगर हम कोई भी 5 लगातार पोजीशन लें, इफ यू टेक एनी 5 कॉन्जिक्यूटिव पोजीशंस देन द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 5। तो यानी हम इनमें से कोई भी 5 लगातार डिजिट्स ले लें 8 में से, उनका प्रोडक्ट करें तो जो प्रोडक्ट है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 में केवल 5 एक नंबर है जो अगर उन 5 डिजिट में आ गया तो पूरा प्रोडक्ट 5 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि बाकी नंबर तो 5 से डिविजिबल है नहीं। ठीक है, तो अब हमने कहा कि यहाँ पर जो है अगर हम 8 डिजिट का एक नंबर सोचते हैं, उसके लिए पोजीशन समझते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 8 डिजिट हो गई हमारे पास। ठीक है, अच्छा अगर हम मान लो शुरुआत की 5 डिजिट चूज करते हैं, 8 में से 5 लगातार चीजें कैसे लोगे 8 - 5 + 1, यानी 4 तरीके से। वो 4 तरीके क्या हो सकते हैं, या तो ये तुम्हारे पास शुरुआत के 5 नंबर मिल गए, या सेकंड प्लेस से स्टार्ट किए अब थर्ड प्लेस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसी 4 केस हो सकते हैं जिसमें तुम 5 लगातार प्लेसेस ले चूज कर सकते हो 8 में से। ठीक है, कि 8 लगातार चीजें हैं उसमें से 5 लगातार चीजें तुम्हें चूज करनी है, तो 8 - 5 + 1। ठीक है, तो कितना हो गया 4। ठीक है, तो n - r + 1 हमने बताया था स्क्वायर्स वाले केस में, जब मैंने चेस बोर्ड वाले कुछ क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, उसमें ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, और ये हमेशा काम आएगा पीएनसी में भी, प्रोबेबिलिटी में भी, और एपीजीपी में भी काम आता है। ठीक है, तो ने कहा यार चलो इनमें से कोई भी एक जो केस आएगा मेरे पास 1 2 3 4, वो तो हम ले सकते हैं। अब जरा ध्यान से समझने वाली बात है कि ये जब हम कोई भी 5 लगातार चीजें लेंगे, तो ये अगर तुम्हारे पास जो ये 4th प्लेस आ रहा है वो सारे केसेस में काउंट हो रहा है, और ये जो 5th प्लेस आ रहा है वो भी चारों केसेस में काउंट हो रहा है। यानी अगर हम यहाँ पर 5 को देखें तो 5 को भरने के केवल 2 तरीके हो सकते हैं, 2 ways टू फिल 5। 5 को भरने के या तो ये तरीका है या तो ये तरीका है। ठीक है,
5 को या तो यहाँ भर दो, 5 को या तो यहाँ भर दो। उससे क्या होगा कि हमारा पूरा केस कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। यानी हम अगर हम 4 में से कोई भी केस उठाएंगे तो 5 हमें जरूर मिल जाएगा, ठीक है। और जब 5 जरूर मिल जाएगा तो प्रोडक्ट जो होगा उन 5 डिजिट्स का वो 5 डिजिट हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है 5 को भरने के 2C1 वेज, ठीक है। तो फिल 5 और बाकी के 7 लोगों के लिए सोचना नहीं, 7 पेट्रोल 3 से इंटरचेंज करा सकते हैं उसको कहीं पे भी, बाकी 7 डिजिट बढ़ जाए हमें विजिबिलिटी तो मिल जाएगी। विजिबिलिटी डिपेंड करती है केवल 5 पे, और उसको हमने रिक्वायर्ड 2 जगहों में से किसी एक जगह पे भर ही दिया है, काम हमारा बनना ही बनना है, ठीक है। और रिपीटिशन यहाँ पे है नहीं कोई, सारे डिजिट्स का हमने यूज कर लिया। तो आंसर क्या जाएगा 2 into 7 फैक्टोरियल, बी पार्ट इज द आंसर, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था। हमसे कह रहे हैं कि ये 9 persons आर सीटेड इन ए रो सच दैट ए एंड बी आर टुगेदर एंड सी आर डी आर नेवर टुगेदर। तो यहाँ पर करना क्या है कि 9 पर्सन्स को हमें इस तरह से एक रो में अरेंज करना है कि उसके में 2 पर्टिकुलर बंदे ऐसे हैं, ए और बी, जिनको एक साथ ही बैठना है। भले ही वो कोई भी ए आगे बैठ जाए या पीछे बैठ जाए, लेकिन बैठेंगे एक साथ में, ठीक है। और सी और डी ऐसे बंदे हैं जिनको एक साथ नहीं बैठना है, उनको दूर दूर बैठाएंगे। उन्हें कहा दूर दूर बैठाएंगे तो बात समझ में आ रही क्या करने जा रहे हैं, गैप मेथड। ठीक है, तुम लोगों को बाद में बैठाएंगे, सी और डी बिल्कुल किनारे हो जाए, पहले इन 7 लोगों को बैठा देते हैं। और ये भी ध्यान रखेंगे कि ए और बी एक साथ बैठे। फिर सी और डी को कैसे बैठाएंगे, गैप में बैठाएंगे। कैसे गैप में बैठाएंगे, पहले इनको में कितने गैप बनेंगे देखते हैं। तो ने कहा अच्छा ए और बी को अगर हम एक ऑब्जेक्ट मान लें और 5 अदर पर्सन हो गए, अभी हम सी और डी को पिक्चर में नहीं ले रहे, ठीक है। तो अब हमारे पास 6 चीजें हो गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितने हो गए हमारे पास, 6 ऑब्जेक्ट हो गए। अब हम यहाँ पे 6 ऑब्जेक्ट में से अगर देखें तो मान लो यहाँ पे कोई एक बैठ गया, कोई नाम दे देते, एक्स बैठ गया, वाई बैठ गया, जेड बैठ गया, ये डब्बा बैठ गया ए और बी वाला, और टी बैठ गया और डब्ल्यू बैठ गया, ठीक है। ऐसे मान लो 5 नंबर ही हो गए और ए और बी हो गए एक डब्बे में। तो ये भी डब्बे में बना जरा, 5 लोग तो अकेले अकेले हैं और एक डब्बा है, उसको भी हम एक ऑब्जेक्ट मान रहे हैं इसमें, क्योंकि हम ए और बी को एक साथ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 6 ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक रो में अरेंज कर दिए गए। कितने तरीके से अरेंज करेंगे, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से। ये ए और बी भी आपस में इंटरचेंज करेंगे डब्बे के अंदर, ठीक है। जो उनका पर्टिकुलर एक डब्बा कहीं ना कहीं तो आएगा, किनारे आ सकता है बीच में, क्योंकि 6 फैक्टोरियल से ये सारी 6 चीजें इंटरचेंज कर रही हैं। तो उसमें एक जगह पे कहीं ना कहीं ए बी आएगा, और ए बी के अंदर ए और बी आपस में इंटरचेंज करेंगे 2 फैक्टोरियल तरीके से। अब हम यहाँ पे गैप क्रिएट करेंगे ताकि सी और डी को उस गैप में रखा जा सके। तो वो 1 2 3 4 5 6 7 गैप क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि 6 ऑब्जेक्ट अगर एक रो में है, ठीक है। तो टोटल गैप कितने बनेंगे, 7। तो 7 में से 2 गैप हमने चूज कर लिए। मान लो कि हमने यहाँ पर ये वाला गैप चूज कर लिया और ये वाला गैप चूज कर लिया, तो यहाँ क्या बैठ जाएंगे, सी और डी इंटरचेंज कर जाएंगे, ठीक है। तो यार इस क्वेश्चन में जो है हमारे को कैलकुलेशन पार्ट है, आंसर निकाल लोगे, ठीक है। तो आंसर जो है इसका डी पार्ट आएगा, ठीक है। मैंने करा हुआ है तो कैलकुलेशन में की हुई है, ठीक है। तो आसानी से निकाल लोगे। एक बार कॉन्सेप्ट को फिर से देख लेते हैं कि हमें बस ए और बी को एक ऑब्जेक्ट मानते हुए 5 अदर पर्सन को देखते हुए 6 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। सी और डी को हम गैप में भरेंगे, उसको रोक लिया हमने, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने, 7 लोगों को रखना था, लेकिन ऑब्जेक्ट 6 क्यों हो गए, क्योंकि ए और बी एक ही हो गए, ठीक है। अब 6 लोगों का अरेंजमेंट होगा तो 6 फैक्टोरियल, ए और बी आपस में इंटरचेंज करेंगे इंटू 2 फैक्टोरियल। 6 चीजें अगर हमारे पास हैं तो गैप हो गए 7, और 7 में से 2 गैप हमने चूज कर लिया, वहां सी और डी को भर दिया और आपस में इंटरचेंज करेंगे 2 फैक्टोरियल से। तो इसमें कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, ठीक है। आने का the total number of ways of selecting the sets 1, 2, 3, 3n so that the sum is divisible by 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कभी 3 साइड डिविजिबिलिटी, कभी 5 साइड डिविजिबिलिटी, एंड कभी x और y में सम कह रहा है, कभी स्क्वायर या कभी डिफरेंस। तो इस टाइप की चीजों को करने का एक फिक्स पैटर्न होता है। यहाँ पे जैसे उसने n चीजें नहीं दी, उसने 3n चीजें दी, ठीक है। ताकि उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे ग्रुप 1 बना दिया, G1 G2 G3, हमने जो 3n चीजों को 3 अलग अलग टुकड़े कर लिए। यहाँ पे हम जो है वो नंबर लेंगे, जैसे 1 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 3 को ले लिया, उसको अलग अलग करते रहे। यहाँ 4 ले लिया, यहाँ 5 ले लिया, यहाँ 6 ले लिया, फिर यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ 8 आएगा। ये करने का तरीका होता है ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। आगे बढ़ते चले गए, ये 3n इसमें आएगा, 3n-1 इसमें आएगा, और 3n-2 इसमें आएगा। यहाँ पे कितने नंबर्स आ गए मेरे पास, n नंबर्स आ गए। इस ग्रुप में n नंबर्स आ गए, इस ग्रुप में कितने नंबर आ गए, n नंबर्स आ गए। G2 में, G3 ग्रुप में कितने नंबर्स आ गए,
n नंबर्स आ गए, तो हर ग्रुप में n n n नंबर आ गए। जो ये ग्रुप है इसमें किस टाइप का ग्रुप है, ये 3 से डिविजिबल वाले 3 के टाइप का ग्रुप है। कि 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और ये वो सारे नंबर इस टाइप से आ रहे हैं, ठीक है। ये का इस टाइप का ग्रुप है। ये जो ग्रुप है वो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो 2 आएगा, 3k+2, ठीक है। और 3k+2 को तुम ये भी कह सकते हो कि 3k-1, कि हम जैसे तुमसे कहते हैं कि डिवाइड, जैसे 8 में हमने 3 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आ गया, ये हमने कह दिया कि यार एक की कमी पड़ गई, नहीं तो 9 हो जाता और 9 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, तो 9 8 को तुम कह सकते हो 9-1, यानी 3 का मल्टीपल -1, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कह सकते हैं, 3k-2 टाइप के नंबर आएंगे, या 3k+1 टाइप के नंबर आएंगे, के इज एनी इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने ये बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर जो है इसको भी हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ये 3k-1 टाइप के नंबर आ गए, ठीक है। अब ऐसा हमारे पास जब ग्रुप में इनको अलग अलग कर लिया, तो अब इससे में चूज करने में आसानी हो जाएगी। हम किस चीज को ऐसे चूज करें कि दो एक्स, एक नंबर एक्स लेना है, एक नंबर वाई लेना है, इनमें से दो अलग अलग नंबर लेने, और इससे चूज करना है कि उनका जो सम आ जाए वो 3 से डिविजिबल आ जाए, ठीक है। अगर हम जो G3 ग्रुप है, G3 ग्रुप से कोई भी दो नंबर ले लें, तो दोनों ही नंबर 3 से डिविजिबल वाले ही हैं, 3 के मल्टीपल हैं, तो उनका सम भी 3 से मल्टीपल होएगा, ठीक है। अच्छा, अगर एक G1 का ले लें और एक G3 का ले लें, जैसे एक 4 ले लें एक 6 ले लें, तो यार काम तो नहीं बनने जा रहा, ठीक है। तो रिमाइंडर जो है मतलब 0 नहीं आएगा, डिवाइड नहीं हो पाएंगे, इनका सम जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, एक G2 का और एक G3 का लेके देखें तो भी काम नहीं बन रहा है, दोनों G1 के लेके देखें तो भी काम नहीं बन रहा है। तो अब हमें मालूम है कि ऑब्वियस सी बात है कि एक नंबर लेना पड़ेगा तुमको ग्रुप 1 का, और एक नंबर लेना होगा ग्रुप 2 का, या दोनों नंबर लेने होंगे तुम्हें ग्रुप 3 के। केवल यही हमारा आंसर हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक करने का तरीका तो हमारे पास डेवलप हो गया। अब इस टाइप के और क्वेश्चन आगे भी मिलते रहेंगे कि हम इस टाइप की चीज़ों को पहले अलग अलग टाइप के नंबर अलग अलग ग्रुप में बना देंगे, और उसके हिसाब से फिर चूज करेंगे। तो कॉम्बिनेशनल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है। हो जाएगा n² n इंटू n-1/2। अब जोड़ लेना है इसको, n/2 हमने कॉमन ले लिया, तो 2 प्लस कितना जाएगा n² प्लस n/2 कॉमन लिया, 2 इधर से आ गया, और यहाँ से कितना जाएगा n-1, तो n इंटू n+1/2। टोटल नंबर आंसर को मिल नहीं रहा, देखते हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ वे सेलेक्टिंग द टू नंबर्स, एक इसका ले लिया, एक इसका ले लिया, दोनों इसके ले लिए। Selecting two numbers from the set 1, 2, 3, 3, so that their sum is divisible by 3. Sum divisible by 3 सही तो है। देखो यार कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं। जब हमने n² में n-1/2 जोड़ेंगे तो ये को यहाँ गलती हो रही है, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया। तो हमने n/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे n बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। तो उल्टा 2n आ जाएगा, तो वो 3n-1 हो जाएगा, ठीक है। तो यार कैलकुलेशन में गलती हो रही है। कॉन्सेप्ट तो सही है, ठीक है। तो हमने n/2 कॉमन ले लिया, यहाँ से 2n आ जाएगा, यहाँ पे n-1 आ जाएगा, तो n इंटू 3n-1/2
2 इज द आंसर, ठीक है। तो यार सब कुछ सही था कि लॉन्ग देखो n/2 जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 2n आना था, वो गड़बड़ कर गया था। तो 3n स्क्वायर माइनस n/2, तो बी पार्ट इज द आंसर, ठीक है। हमारे को मेन टास्क ये था कि हमने अगर यहाँ तक बता दिया है तो उसके आगे का तो कोई मतलब नहीं है, नैप कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा आगे देखते हैं, मिस्टेक हो गई गलती, ठीक है। जोड़ने घटाने में यार ध्यान देना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमसे करें कि यार ए पर्सन प्रेडिक्ट द आउटकम्स ऑफ 20 क्रिकेट मैच। तो जैसे हम लोग से भी गलतियां हो जाती हैं, तो तुम्हें भी मालूम होना चाहिए कि कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं या इतना आता है, तो उसके बाद भी कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे इसीलिए पूरे में से पूरे मार्क्स एडवांस में या मेंस में बहुत कम लोगों के आ सकते हैं, या ना के बराबर ही लोग होते हैं, ना ही आते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जिसको सब कुछ भी आता होगा वो भी कुछ ना कुछ गलती कर सकता है, ठीक है। तो मैथ में थोड़ा केयरफुल रखना होगा, ठीक है। और इस टाइप की जो गलतियां हो जाती हैं तो फिर पेपर के बाद जो है बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि यार कुछ भी कर नहीं सकते क्योंकि पेपर अब जा चुका है और आज मतलब दिक्कत हो जाती है फिर बहुत, ठीक है। दुख होता है बहुत ज़्यादा, और तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हाथ से जब चीज़ें छूट जाती है तो खलता है काफ़ी, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं कि ए पर्सन प्रेडिक्ट आउटकम्स ऑफ 20 क्रिकेट मैच इन हिज होम टीम। तो अपनी होम टीम के बारे 20 मैचों के बारे में उसको प्रेडिक्शन करना है, और हर मैच में 3 आउटपुट हैं कि उसकी जो इंडिया की, जो हम लोग इंडिया के बारे में गेस करें लोग, तो इंडिया की टीम मैच जीत सकती है या हार सकती है या टाई हो सकता है, उसकी होम टीम इन इंडिया, ठीक है। और इस तरीके से उसको करना है कि जो टोटल के जो 20 में से वो 20 हर मैच के बारे में प्रेडिक्शन करेगा, 20 टोटल मैच है, उसके 10 प्रेडिक्शन सही आ जाए, तो इसकी मतलब जो है नंबर ऑफ वेज बताने हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, 20 में से जो तुमने कोई भी 10 मैच चूज करते होंगे जिसको तुमने सही से प्रेडिक्ट किया होगा, तो तुमने मान लो 20 में से ऐसे 10 मैचों में सही प्रेडिक्शन क्या किया होगा, जो होना होगा वही तुमने प्रेडिक्शन किया होगा, तभी तो सही होगा। कि अगर पहले मैच में तुमने कहा होगा कि इंडिया जीतेगी और जीती गई, तो ये सही प्रेडिक्शन हुआ, ये तो एक ही तरीका हुआ। तुम उसमें टाई या उसमें ड्रॉ या टाई या हारना नहीं बोल सकते हो कि टाई होगा या लॉस करेगी इंडिया। तो ऐसे 10 मैचों में तुम्हारा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही बैठना चाहिए, और बचे तुम्हारे 10 मैच, ठीक है। तो 10C10 लिखें या ना लिखें वो तो 1 ही हो जाएगा। तो बचे हुए जो 10 मैच होंगे तुमको उसमें सही बात को छोड़ के गलत बात को बोलना है, ताकि तुम्हारे 11वां आउटपुट सही ना हो जाए, 10 से ज्यादा आउटपुट सही ना हो जाए, ठीक है। तो 10 आउटपुट तुम्हारे सही हो चुके हैं 1 की पावर 10 से, और बाकी के जो 2 होंगे उसमें तुम्हें गलत प्रेडिक्शंस आने चाहिए तुम्हारे, ठीक है। कि जीत रही है इंडिया, लेकिन तुम बोलोगे नहीं हारेगी या टाई होएगा। तो ऐसे 10 मैचों का प्रेडिक्शन ये रहेंगे। तो अब ओवरऑल आंसर आ जाएगा 20C10 into 2 to the power 10। तो दिस इज द आंसर, ए पार्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि फॉर ए गेम इन विच 2 पार्टनर अपोज द 2 अदर पार्टनर्स। तो हमारे पास जो है एक साइड पे 2 बंदे हो गए ए और बी, और दूसरी साइड पे 2 बंदे हो गए सी और डी। इस टाइप से गेम हो रहा है जैसे डबल टेनिस का गेम होता है, ठीक है। तो इस टाइप के, और टोटल जो खिलाड़ी तुम्हारे पास अवेलेबल है इस टीम को बनाने के लिए वो 8 हैं, उनमें से तुम्हें 4 लेने पड़ेंगे। तो करें कि हम इस टाइप से कितने गेम खेल सकते हैं, ठीक है। ऐसे कितने प्लेयर हो सकते हैं कि 2 मैन और इधर से 2 मैन उधर से आपस में अपोज करेंगे दूसरे, ठीक है। तो द टोटल नंबर ऑफ गेम्स कैन बी प्लेड, ठीक है। तो हमने सोचा कि यार 8 में से हमने 4 खिलाड़ी चूज कर लिए, लेट्स से हमने ए बी सी और डी चूज कर लिए। अब तुम्हें एक तरह से यहाँ पे टीम बनानी है कि 2 खिलाड़ी इधर रखने हैं और 2 खिलाड़ी इधर रखने हैं। तो टीम कितने तरीके से बन सकती है उसका तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने सोचा कि टीम इस तरह से हो सकती है कि एक साइड में ए और बी हो जाए और दूसरी साइड में सी और डी हो जाए। पहला कैसे हो गया, ठीक है। हमने चलो यार ए के साथ सी को ले लें। जैसे तुमने कैरम खेला हो तो तुम्हें लगता नहीं कि यार मेरे सामने पार्टनर जो है अगर मजबूत होगा तो हम लोग जीत जाएंगे। लूडो में भी 2-2 प्लेयर का हो सकता है, ठीक है। ये भी इस टाइप का गेम है एक तरह से। हमने चलो हमने अपने पार्टनर को चेंज कर दिया, अभी बी अच्छा नहीं खेल रहा, हम ए के साथ बनाएंगे टीम को। तो दूसरी टीम में उस साइड में क्या आ जाएगा, बी और डी। अगर हम अपनी टीम बना लेते हैं 2 खिलाड़ियों की, तो बाकी की दूसरी टीम अपने आप बन जाएगी, क्योंकि बचे हुए 2 ही खिलाड़ी हैं, उनको ही अपनी टीम बनाना पड़ेगा। नहीं चलो यार ये दूसरा वे हो गया टीम को फॉर्म करने का जिन ABCD में से। हमने कहा यार ए के साथ अगर हम डी ले लें तो यहाँ पे कौन सी टीम बन जाएगी, बी के साथ सी बनेगी। तो एक तरह से इसको ग्रुपिंग भी कहते हैं, ठीक है। इस टाइप की चीजें अभी तो बहुत आसान लेवल पे हम देख रहे हैं, तो बहुत काउंट करके दिखा दी, ठीक है, कि हम ऐसी 3 टीमें बनेंगी। तो इनटू 3 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। आगे और इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें केवल कॉम्बिनेशन का मतलब देखना था कि तुम कैसी सोच को डेवलप कर रहे हो, कि हमें 8 में से पहले 4 आदमी मिल जाए, फिर हम देख लेंगे कि उसमें ग्रुपिंग कैसे की जा रही है, कैसे कैसे हमारी टीमें बन रही, ठीक है। यहाँ तो हमने काउंट करके दिखा दी और
ये इस स्टेज में आना भी चाहिए कि हाँ हम काउंट कर सकते हैं, ग्रुपिंग बात की बात है। नहीं आती मैं ग्रुपिंग, हमें कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है। अभी भी हम चार चीजों को, चार खिलाड़ियों को इस तरह से बना सकते हैं कि दो टीमें आपस में अपोज करने वाली टीमें कैसे बनाई सकती हैं, सिंपली केवल काउंट करके भी आना चाहिए, ठीक है, आना भी चाहिए। तो अब हमसे कह रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स x सच दैट x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो जो डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर जो बनाने हैं, x जो कि p अपॉन q टाइप के नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं, और जो लेकिन नंबर है वो फ्रैक्शन होना चाहिए, यानी जो नंबर है वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। और जो तुम्हें p और q यूज करने हैं, वो नंबर कौन से यूज करने हैं जो है, तो यहाँ पर जो तुम्हें पी और क्यू जो नंबर यूज करने हैं वो 1 2 3 4 5 और 6 को ही केवल यूज करना है, और कोई नंबर तुम्हें यूज नहीं करना है, ठीक है। तो हमने सोचा कि बना के देखते हैं, ठीक है। तो 1, देखो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को हमेशा ज्यादा रखने की कोशिश करेंगे ताकि फ्रैक्शन बने, ठीक है। न्यूमरेटर छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा। तो 1 के नीचे 2 हो सकता है, 1 के नीचे 3 हो सकता है, 1/4, 1/5, 1/6। तो ये मेरे पास 5 पॉसिबिलिटी हो गई। फिर काउंट कर ले रहे हैं यहाँ पर, फिर 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, फिर 3/4, 3/5, 3/6, फिर 4/5, फिर 4/6, और सबसे आखिरी में 5/6। तो ये 5 केस ऊपर गए, 5 4 3 2 1, ठीक है, ताकि हम p अपॉन क्यू को फ्रैक्शन कह सकें। इस तरह से हमने दिमाग लगाया, ठीक है। तो दिमाग लगाया, लेकिन यहाँ पे कुछ दिक्कतें आ गई। ये एक तरीके से 1/2 ही तो है, ये एक तरह से 1/3 तो है, तो ये एक तरह से रिकाउंटेड हो रहे हैं जो हम ब्लू कलर से दिख रहे हैं, ठीक है। ये भी एक तरह से 1/2 है, ये एक तरह से 2/3 है, और ये अब हम बस ये चार नंबर जो है ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं, क्योंकि हम जब भी p बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे तो जो फैक्टर आपस में कर सकते हैं वो काट देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो नंबर तो वही, वैल्यू तो वही रहेगी उसकी। तो अब मेरे पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा। वैसे दिख रहा था कि हमारे पास 15 होते, लेकिन ये चार चूंकि रिपीट हो गए तो ये 11 आंसर आ जाएगा। केवल काउंटिंग कर ली हमने कि 11 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये जो 15 है इसको तुम कैसे बना सकते थे कि हम जो हमारे पास नंबर है, 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो इन 6 में से कोई भी दो नंबर हम चूज कर सकते थे 6C2 करके। तो 6C2 की जो वैल्यू होती है 15 आ जाएगी, ठीक है। उनको आपस में इंटरचेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम छोटे नंबर को p कह देंगे और बड़े नंबर को q कह देंगे। तो 15 तो आ जाता है, लेकिन 15 आंसर में नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नंबर फिर अंदर फिर से फॉर्म हो जा रहे हैं। 1/2 को लिखने का तरीका क्या हो गया, 3/6 भी हो गया, 2/4 भी हो गया, तो वो तुम केवल उसको हटा ही सकते हो कि जो कॉमन फैक्टर वाले नंबर होंगे उनको हटाना पड़ेगा। 15 को तो तुमने निकाल लिया, लेकिन फिर दिमाग लगाओ कि भाई उन चार को कौन कौन से नंबर हटाने हैं, तो इस तरह में केस बनाने ही पड़ रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे 6C2 डायरेक्टली नहीं लगाया, बना के इतना दिखा दिया, ठीक है। तो आंसर इज डी पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स of different digits that can be that can be formed in which middle digit is largest। तो यानी हमें यहाँ पे जो मिडिल डिजिट है उसको सबसे बड़ा करना है, ठीक है, लार्जेस्ट करना है। तो ऐसे कितने 5 डिजिट के नंबर बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑल पॉसिबिलिटी को कवर करेंगे, यानी बाकी डिजिट में हम रिपीटिशन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसने ऐसा बोला है नहीं, डिफरेंट डिजिट बोला है तो रिपीटिशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब कुछ ना बोलता तो फिर ऑल पॉसिबिलिटी को कवर करता है, लेकिन इसने यहाँ बोला हुआ है कि यार डिफरेंट डिजिट यानी पांचों डिजिट में अलग ही अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा चलो ठीक है यार, अब यहाँ पर कुछ आंसर्स दे रखे हैं ABCD, लेकिन हम आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि ऑप्शन कौन सा होगा, हमें तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। आने का मान लो यहाँ पे 1C1 तरीके से हम यहाँ पे 9 भर देते हैं, पहला केस बना देते हैं कि मिडिल डिजिट जो है 9 है, 9 से बड़ी तो कोई नॉन जीरो नंबर तो है नहीं मेरे पास जो डेसिमल डिजिट्स में, ठीक है। तो हमारे पास ये मेरे पास 9 सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे हो सकता है सिंगल डिजिट का। तो अब हमारे पास जो है बाकी के जो चार प्लेसेस हैं वो कहीं पे भी 9 से छोटे ही नंबर आएंगे, ठीक है। और पहली प्लेस जो मेरे पास है उसमें 0 नहीं आएगा, नहीं तो नंबर 4 डिजिट का आ जाएगा। तो हमने कहा कि आप बाकी डिजिट में क्या भर सकते हैं, तो उसको यहाँ पे देख लिया जाए। तो हमने कहा 9 यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे तुम 0 भर नहीं सकते, ठीक है। तो 9 से छोटे नंबर तुम्हारे पास हो गए 0 से लेके 8 तक के, ठीक है। पहले इसी को भर देते हैं
8C1 तरीके से, क्योंकि एक नंबर जो 9 है वो तो भर चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारे पास जो नंबर यहाँ पे भर चुका है 8C1 में से कोई भी एक नंबर तुम भर चुके हो, नॉन जीरो नंबर, उसको छोड़ दें और यहाँ पे कितने तरह से भर सकते हो, 8C1 तरह से। क्यों? क्योंकि जीरो तो भर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। वहां पर रेस्ट्रिक्शन था पहले प्लेस में कि जीरो नहीं भर सकते, लेकिन यहाँ तो जीरो भर ही सकते हैं, यहाँ तो जीरो आ ही सकता है, ठीक है। अब हमारे पास जो है नंबर कितने बचे, अब टोटल एक यहाँ भर गया, दो यहाँ भर गया, तो 3 नंबर कंज्यूम हो चुके हैं, ठीक है। अब 7 बचे, फिर 6 बचे, यानी पहले केस का आंसर हो गया 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है। सेकेंड केस पे गए, अब हमने इसको यहाँ पे 8 कर दिया कि ठीक है यार, सबसे बड़ा नंबर अगर लार्जेस्ट नंबर 9 था तो हमने वो तो चेक कर लिया। अगर 8 होता तो क्या होता, 8 है तो यहाँ 0 को छोड़ दो, 9 को भी छोड़ दो, क्योंकि 9 अगर तुमने यहाँ पर दिया तो मिडिल डिजिट जो है कि लार्जेस्ट नहीं हो पाएगी। कंडीशन ये है कि हमें मिडिल डिजिट को लार्जेस्ट करना है, ठीक है। तो ये जो है हमेशा लार्जेस्ट करनी है। तो 9 तो वैसे भी लार्जेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे 8 अगर भर दोगे तो अब 9 इस नंबर में कहीं पे भी यूज नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब 9 को तुम्हें लेना ही नहीं है। तो अब तुम्हारे पास जो बचे नंबर वो कहाँ से कहाँ तक नंबर यूज करने हैं, 0 to 7, यहाँ पे 0 to 8 यूज कर रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है 0 को छोड़ के जो है 7 तरीके से यहाँ पढ़ सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 में से जो भर दोगे उसको भूल जाओ। अब 0 को भी ले सकते हो यहाँ पे, तो 7C1, फिर 6C1, फिर 5C1, ठीक है। अगर हम आखिरी में एक केस और देखें, सर इसमें केस बनने हैं, ठीक है, डॉट 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 कर दे रहे। अगर हम ये सोचे कि यार यहाँ पर जो है अगर 4 आता, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं 8 के बाद फिर बीन मिडिल डिजिट को 6 7 6 5 फिर 4 भी करोगे, तो 4 वाले को देखते हैं, ठीक है। 4 अगर यहाँ पे आता तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो है अब केवल तुम्हें केवल कौन कौन से भर सकते हो, 0 to 3 वाले नंबर। ये कौन कौन से नंबर हो गए, 0 1 2 3, तो ये 4 ही नंबर है और 4 ही प्लेस है। ये सबसे लास्ट केस होएगा, ठीक है। तो जो लास्ट केस होगा इसको हम छठा केस भी कह सकते हैं, क्योंकि सीधे सीधे काउंट कर लो कि 9 फिर 8 फिर 7 6 5 4, तो छठे केस पे 4 आएगा, ठीक है। तो ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ से 9 आ रहा है तो केस 1 में, तो 1 के साथ 9, 8 है तो दूसरा केस, तो 4 है तो छठा केस। एक बाइजेक्शन हो रहा है कि 10 बातें आ रही है, जैसे 9 आ रहा है तो केस 1 है, 8 आ रहा है तो केस 2 है, 4 आएगा तो केस 6 होगा, ताकि सम 10 आ रहा है बाई चांस, ठीक है। क्योंकि एक एक वो बढ़ता जा रहा है केस, और ये एक एक घटता जा रहा है, तो ओवरऑल सम वही आएगा, ठीक है। जो पहले केस में 10 आ रहा था, बाकी केस में भी 10 ही आएगा। तो अब उन्होंने कहा कि यहाँ पर तुम 0 भर नहीं सकते, तो यहाँ पे भरने के तरीके हो गए 3C1, या तो 1 भर दो या 2 भर दो या 3 भर दो। मतलब तुमने 2 भर दिया, तो अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, 0 1 या 3, तो 3C1। जो बढ़ता जाएगा वो कम होता जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया हमारे पास कि यहाँ पे 8 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 6 था, फिर 7 का स्क्वायर इंटू 6 इंटू 5, तो अब यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म एक एक कम होते चले जाएंगे, ठीक है। और फिर सारे केसेस को तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, 6 के 6 केस में ऐड करने पड़ेंगे। तुम समेशन वाले की चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो जनरलाइज करके चीज़ों को, ठीक है। तो अगर इसमें अगर जनरलाइज करें चीज़ें, कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है अगर हमने आर भरा होता, ठीक है, अगर हमने आर भरा होता तो हम नंबर कौन से ले रहे होते, हम यहाँ पे फिर 0 से लेके R-1 तक के नंबर ले रहे होते, और आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती, 4 से लेके 9 तक, क्योंकि हम जान चुके हैं कि मिडिल डिजिट 9 हो सकता है और घटते घटते 4 तक जा सकता है। तो इस चीज़ को अगर हम जनरलाइज करें, ठीक है, कि हमने यहाँ पे 1C1 तरीके से कोई नंबर R भर दिया, जिसमें R की वैल्यू 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 7 8 9 कुछ भी हो सकती है। अब बाकी प्लेसेस में जो है रेस्ट ऑफ द 4 प्लेसेस कैन बी फिल बाई 0 1 2 से लेके R-1 तक, ठीक है। यहाँ तुम 0 भर नहीं सकते, तो यहाँ पे भरने के तरीके होंगे R-1C1। अब एक यहाँ पे नंबर खत्म हो गया, तो यहाँ पे भी R-1C1, ठीक है, और इसमें तुमने 1C1 तरीके से R को भर दिया है। अब यहाँ पे नंबर हो जाएगा R-2 नंबर बचेंगे, उनमें से कोई एक, फिर R-3 बचेगा, उनमें से कोई एक। तो अब हमारे पास जो चीज़ें बन जाएंगी, समेशन ऑफ R-1 का स्क्वायर, R-2, R-3, R की वैल्यू कहाँ से जा रही है, 4 से लेके 9 तक, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तो नहीं माना जाएगा,
ठीक है, क्योंकि इसमें भी कैलकुलेशन उतना ही रहेगा, उससे थोड़ी सीधा काउंट ही कर लें, ठीक है, क्योंकि क्यूबिक क्वेश्चन बनेगी आर में, तो कोई बहुत आसान नहीं हो गया इससे। लेकिन हाँ ये है कि जनरलाइज हो गया हमारे पास चीज़ें कि बीच वाली डिजिट अगर आर होती तो वो सबसे किनारे पर जो है हम उससे कोई भी छोटे नंबर पढ़ सकते थे। अगर यहाँ पे वैसे मान लो आर की वैल्यू जो मेरे पास शुरुआत में हुई थी 9 हुई थी, तो वहाँ पे 8 आ रहा था, 8 थी तो यहाँ पे 7 आ रहा था, ठीक है। तो जब यहाँ पे मेरे पास आर भर गया है तो हम यहाँ पे 1 से लेके R-1 तक नंबर यहाँ पे कोई भर सकते हैं। तो R-1 सी भी इसमें R-1 ही क्यों हो गया, क्योंकि जीरो यहाँ पे तो भर ही सकते हैं, फिर पहले प्लेस में रोकने की जरूरत थी, ठीक है। तो इसको जनरलाइज कर सकते हैं, पर कोई बहुत फायदा नहीं हुआ इसका, ठीक है। तो सीधे सीधे इसको काउंट करके ही निकाल लें तो ज़्यादा बेटर है। तो जैसे भी चाहें तो इन सबको ऐड कर लेंगे सारे केसेस को, तो मिडिल डिजिट आए तो आंसर जो होगा इसका नन ऑफ दीस हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी पका पकाया फॉर्म नहीं आ जा रहा, ठीक है। तो मतलब इसमें डायरेक्टली वैल्यू नहीं निकाल पा रहा, ये यहाँ पे जो है केसेस बना के अलग अलग केस को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर नन ऑफ दीस में आएगा। तो अगले क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एस जो है 1 से लेके एन तक के नंबरों का एक सेट है, ठीक है। और कैपिटल एस जो है सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एस, यानी इस सबसेट इस एस के जितने भी सबसेट तुम निकाल सकते हो, ठीक है, उसका एक सेट बना दिया। एक्स इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ एस विच कंटेन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, यानी हम यहाँ पे जो एस के दो एलिमेंट करके उठाएं तो उसमें से दो एलिमेंट करके कितनी बार उठा सकते हैं, NC2 तरीके से। उन NC2 जो हमारे डबलेट्स आएंगे या वो जो पेयर्स आएंगे उन सबको कलेक्ट किया जाए तो उससे एक सेट बन रहा है जिसको हम एक्स कह रहे हैं, ठीक है। कि हम दो नंबर अगर एस के उठाते चले जा रहे हैं, 1 और 2 उठा लिया, 1 और 5 उठा लिया, 2 और 8 उठा लिया, उठाते उठाते हमने एक्स वाई करके जितने भी पेयर्स बन रहे हैं उन सारे पेयर्स का एक कलेक्शन कर लिया, उस कलेक्शन को हम क्या नाम दे रहे हैं, कैपिटल एक्स। अब वो कह रहे हैं कि उसमें द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ मिनिमम ऑफ ए, ठीक है, मिनिमम ऑफ ए वेयर ए बिलोंग्स टू एक्स। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ा परेशान कर सकती है चीजें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी कम समझ में आ रही है। ये जो ए सेट है, ठीक है, वो ए जो है एक्स का एक मतलब जैसे एक्स के अंदर खूब सारे सबसेट्स हैं, उसमें एक सबसेट ए भी रहा होगा, उस ए में दो चीजें होंगी, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी। उसका जो छोटी चीज है मिनिमम वैल्यू ऑफ ए जो है, जितने भी हमारे सबसेट बने उनमें जो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए है वो उसका हमें एक तरह से समेशन करना है, ऐड करना है। यानी दो करके जितने भी तुमने यहाँ पे सबसेट बना लिए, हर सबसेट का जो छोटा एलिमेंट होगा उसको तुम्हें काउंट करना है, उस पूरे काउंट का जो सम है वो पूछा जा रहा है यहाँ पे। एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी जितने भी हमारे पास सबसेट बन रहे हैं उस एक्स में बिलोंग कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सबसेट का नाम हमने ए दे दिया कि ए टाइप के जितने भी मेरे पास सबसेट बन सकते हैं एक्स में जो बिलोंग कर रहे हैं, उस ए सबसेट में मिनिमम वैल्यू जो आ रही है, जो छोटा एलिमेंट आ रहा है उसको बताना है, उसको फिर समेशन करते चले जाना, ऐड करते चले जाना, ठीक है। मैंने कहा कभी न कभी मिनिमम वैल्यू 1 जरूर होएगी, जब हम यहाँ पे सबसेट बना रहे होंगे NC2 तरीके से, तो कहीं ना कहीं मिनिमम वैल्यू 1 भी हो रही होगी, ठीक है। तो 1 के साथ क्या आएगा, 1 2 1 3 1 4 1 n-1। तो 1 के साथ कितने सबसेट बन रहे होंगे, n-1, क्योंकि हम अगर अपने आप को 1 कह रहे हैं तो बाकी का एक एलिमेंट हम कौन से नंबर लेंगे, अपने से बड़े वाले, n-1 नंबर हमसे बड़े एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो उनमें से कोई भी एक ले लें। तो ये जो मेरे पास सम आएगा ये पूरा, ठीक है। तो ये सम जो होगा, कभी न कभी जब हम 1 को यूज करेंगे तो मेरे साथ जो दूसरा एलिमेंट आएगा वो n-1c1 तरीके से आएगा। कभी न कभी अगर मिनिमम एलिमेंट 2 हो गया, वो कितनी बार 2 होएगा, 2 3 के साथ होएगा, 2 4 के साथ आएगा, मिनिमम होना चाहिए 2 को, ठीक है। 1 2 नहीं लेंगे इस केस में, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, फिर 2 के साथ n। तो ये कितने केस बनेंगे, n-2c1। n-2 क्या हो गए, हम अपने से केवल बड़े वालों को उठा रहे हैं, हम उतनी बार तो आएंगे जितनी बार हमारे साथ बड़ा नंबर एक और आ रहा होगा, ठीक है। 2,3 2,4, तो हमें 2 को ही ऐड करना है, कितनी बार ऐड करेंगे, n-2 बार। फिर 3 कितनी बार ऐड होएगा, n-3 बार। तो इस टाइप से एक सीरीज बनेगी कि जब यहाँ पे सबसे छोटा नंबर n-1 होगा तो वो केवल कब हो सकता है, केवल एक तरीके से कि उसका बड़ा जो अगला पेयर है वो n के साथ हो जाए, n-1, n। तो ये हमारे पास जो है इतनी बार मिनिमम वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी और उन सबका हमें सम पूछा गया है, ठीक है। ये है इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। इस चीज को अगर हम जनरलाइज करें तो ये जाएगा r इंटू n-r, r की वैल्यू 1 से लेके n-1 तक। इसको और अगर हम जनरलाइज करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, r इंटू n-r, r की वैल्यू 1 से लेके n तक,
तो यहाँ पे लिखा था n-1, यहाँ पे हमने n कर दिया, तो उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर जैसे ही r की वैल्यू n होएगी तो ये जो टर्म होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और 0 अगर हम किसी के सम में ऐड भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एडिशन में, ठीक है। लेकिन मेरे को n करने से फायदा ये है कि हमारे पास जाने पहचाने लोग आ जा रहे हैं। जाने पहचाने लोग मतलब समेशन के जितने भी फॉर्मूले थे हमने ज्यादातर n के लिए पड़े हुए हैं, तो इसलिए हमें देखने में थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है। इसलिए केवल किया, वरना तुम n-1 से भी कर सकते हो, ठीक है। तो कैलकुलेशन पार्ट को बचाने के लिए कर दिया। n के साथ समेशन r आ जाएगा, फिर r समेशन, फिर समेशन r स्क्वायर आ जाएगा, और r की वैल्यू 1 से लेके n तक हो जाएगी, तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस का n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। तो अब यार इस पूरे में देख लो कि यार कोई, क्योंकि ऑप्शन ऐसे तो कोई दे नहीं रखा है, ठीक है। तो हम तो इतना ही करके छोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा निकाल लेते हैं। तो हमने सोचा कि यार n प्लस 1 अपॉन 6 कॉमन ले लें, ठीक है। ऐसे कितना जाएगा, 3n आ जाएगा। तो अब माइनस में आ जाएगा 2n प्लस 1, तो ये हो जाएगा n, तो सिस्टमेटिक ले रहे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3, एक तरह से 6 की वैल्यू। तो ये मेरा आंसर जो ओवरऑल आ रहा है वो n प्लस 1 C3 आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम दूसरे फॉर्म में ऐसे n प्लस 1 C3 भी लिख सकते हैं। डायरेक्टली n प्लस 1 C3 नहीं निकल रहा है, घुमा फिरा के पहुंच जा रहा है वहां तक, ठीक है। तो अब देखते हैं यार कि हमारे पास जो है आंसर क्या दिया हुआ है। एक पार्ट में साफ साफ दिख रहा है, तो बाकी जगह गलती हो गया, ठीक है, क्योंकि n प्लस 1 C3 की वैल्यू NC3 तो नहीं हो सकती। NCR की जगह NCn-r करके लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन ऐसा तो कोई है नहीं ऑप्शन। तो ए पार्ट इज ओनली वन करेक्ट। अब देख रहे हैं कि ये डिबेट क्लब कंसिस्टिंग ऑफ 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। तो हमारे पास एक डिबेट क्लब में 6 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं, और उनमें से 4 को हमें सेलेक्ट करना है मेंबर। 4 members are selected from this club इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ कैप्टन। तो उसमें से एक कैप्टन को भी सिलेक्ट करना है मेरे को, ठीक है। फ्रॉम अमंग 4 members, तो ये 4 मेंबर से पहले तुम चूज करोगे, उनमें से तुम्हें एक कैप्टन भी लेना है, ठीक है। इफ द टीम इज इंक्लूड एट मोस्ट 1 बॉय, देन द नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग द टीम। तो इस टीम में तुम्हें कम से कम एक लड़का लेना जरूरी है। एटमोस्ट कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा सर, ठीक है। एटमोस्ट लिखा हुआ है, तो एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक लड़का ले सकते हो, यानी या तो तुम 4 में से एक लड़का ले लो, या 4 में से तुम कोई भी लड़का ना ले, ठीक है। तो 4 में से हमने एक बार कोई भी लड़का नहीं लिया। अब गर्ल्स कितनी लेनी पड़ेंगी, तुम्हें 4 लोग लेने, तो चारों चारों गर्ल्स ले ली, या 4 में से तुमने एक लड़का ले लिया और 6 में से तुमने 3 लड़कियां ले ली। अब तुम्हारे पास 4 लोगों की टीम बनने के 2 तरीके आ गए, या तो इससे 4 लोग चूज कर लोगे, या ऐसे 4 लोग होंगे, या ऐसे 4 लोग होंगे। अब उन 4 में से किसी एक को तुम्हें कैप्टन भी बनाना है, तो इंटू 4C1 और हो जाएगा, ठीक है, इंटू 4C1 और हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 15, और ये हो जाएगा 4 गुणा 20, तो 80, ठीक है, इंटू 4 95, तो 380, तो ये पार्ट इज द आंसर, ठीक है। हम देख रहे हैं कि एक रेलवे नेटवर्क है, उसमें एक स्मॉल आइसलैंड है, ठीक है, और उसमें 15 स्टेशन है। तो एक नेटवर्क, एक स्मॉल आइसलैंड में जो है हमारे पास जो है 15 स्टेशन हैं। द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिकट कैन बी प्रिंटेड इन ऑफ ईच क्लास। जैसे मान लो हमने स्लीपर की क्लास की बात करते हैं, तो एक क्लास की हमें कितनी टिकट बन सकती हैं। इफ एवरी स्टेशन मस्ट हैव टिकट्स ऑफ अदर स्टेशन, यानी हर स्टेशन के बाद दूसरे स्टेशन जाने की टिकट भी होनी चाहिए, ठीक है। कि हम कानपुर से अगर लखनऊ जा रहे हैं तो लखनऊ से कानपुर भी आ सकते हैं, दिल्ली से नोएडा, दिल्ली से चलो लखनऊ जा रहे हैं तो लखनऊ से दिल्ली भी आ रहे हैं, ठीक है। तो हर टाइप की टिकट हमको मिलेंगी। तो मैंने कहा यार 15 में से अगर हम कोई भी 2 स्टेशन चूज कर लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने दिल्ली और लखनऊ ले लिया, तो अब हमें पास टिकट को जो प्रिंट कराना होगा स्लीपर क्लास वाली, वो कैसे कराना होगा, एक आने की और एक जाने की, दिल्ली से लखनऊ की और लखनऊ से दिल्ली की, तो इंटू 2 और करना पड़ेगा, यानी फैक्टोरियल 2 भी कर सकते हो। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये 15 गुणा 14 आ जाएगा, स्केल हो जाएगी 210, क्लियर है। तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो
कि यार हमारे पास जैसे मान लो एक हम जिस स्टेशन में बैठे हुए हैं तो उस स्टेशन पे हमें अगर मान लो बाकी के जो 14 स्टेशन की टिकट मेरे पास होगी कि नहीं होगी, तो हर स्टेशन के पास 14 टाइप की टिकट होनी चाहिए कि हमारे स्टेशन से कोई भी टिकट आने जाने की कहीं से भी हो सकती है, क्योंकि टोटल 15 स्टेशन है। तो इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि जो 15 में से कोई भी एक स्टेशन चूज करें तो उस हर स्टेशन के पास 14 टाइप की टिकट होनी चाहिए। उससे भी यही आ जाएगा क्योंकि 14 तरह के, फिर तुम्हें आने जाने का करने का मतलब नहीं, क्योंकि 1 बाई 1 हो जा रहा है। ठीक है, कि कोई भी एक स्टेशन चूज कर लिया, उस स्टेशन में 14 टाइप की टिकट होंगी बाकी सारे स्टेशन की। ठीक है, तो वहां पे क्या किया था, हमने केवल 2 स्टेशन चूज कर लिए थे और आपस में उसमें आने जाने की टिकट के हिसाब से 2 टिकट मतलब एक क्लास की बन जाएंगे। ठीक है, तो 210 आंसर हो जाएगा। अब हमसे करें कि जो 5 स्टूडेंट जो हैं 5 स्टूडेंट इज टू फॉर्म फ्रॉम 10 स्टूडेंट। तो यानी 5 लोगों को सेलेक्ट करना है 10 में से, और 3 लोग हैं उनमें से जो वो हमेशा एक साथ रहना चाहते हैं। जैसे मान लो ए बी सी हमने कह दिया कि वो एक साथ ही रहना चाहते हैं। वेयर एज 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट डू नॉट वांट टुगेदर, तो 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट मान लो हमने यहाँ पे डी और ई कह दिए, वो एक साथ नहीं होना चाहते। तो तुम्हें बताना कि इनके कितने 5 लोगों का कॉम्बिनेशन भी बनाया जा सकता है 10 में से। 10 में से 5 चूज करने हैं, और ध्यान ये रखना है कि एबीसी अगर आएंगे तो एक साथ आएंगे, ना लो अलग बात है, लेकिन अगर तुम अगर किसी एक को ले लिया तो फिर तीनों को लेना पड़ेगा। और डी और ई में क्या है कि वो एक साथ नहीं आएंगे, उनमें से या तो तुम किसी एक को लोगे या दोनों को नहीं लोगे, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो ये इस बात का ध्यान में रखते हुए कि इनमें कॉम्बिनेशन करना है, एनसीआर का यूज करना है यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि यार चलो पहला केस देखते हैं कि ए बी सी और यहाँ पर डी और ई, तो ये है 5 अदर्स। ठीक है, 5 अदर्स हो गए। हमने सोचा कि चलो इसको 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 ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम अपने आंसर को लिख देंगे। पहले यहाँ पे दिमाग लगाते हैं कि किस टाइप से ये केस बन सकते हैं हमारे पास। ठीक है, नहीं चलो अब की बार इसको ले लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं। तो अब इसमें से कितना लेना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा। कोई भी एक ले लेंगे तभी तो मेरे पास 5 चेक हो जाएंगे, यानी 1 चेक 2 चेक 3 चेक 4 चेक, ये 5वां चेक, यानी चेक का मतलब कि हमने इनमें से कोई एक चूज करना। तो इस केस में मेरे पास आंसर क्या जाएगा, केवल 5C1। तुम्हें अदर में से केवल एक को चूज करना पड़ा। एबीसी का अपना एक ट्रिपलेट आ गया अपना, मतलब वो तीनों एक साथ आ गए, और डी उसमें हमने लिया है, और तो ई को भगाना ही पड़ेगा क्योंकि वो एक साथ तो आना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, आने चलो यार ये लिया ये लिया ये लिया, ये नहीं लिया तो ये ले लिया, तो अभी भी इसमें से एक लेना पड़ेगा, तो इसका भी 5C1 यानी इसके भी 5 आंसर आएंगे। ठीक है, आने चलो यार अब की बार ए बी सी लिया, ये भी नहीं लिया ये भी नहीं लिया। ठीक है, जब नहीं लिया तो इसमें से कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे, तो ये 5C2 यानी 10 आंसर हो जाएंगे इसके। अगली बार मैंने सोचा कि यार इसको लिया और इसको लिया, इन दोनों को तो ले नहीं सकते थे। ठीक है, तो अगला केस ये नहीं होगा। हमने सोचा कि अगर हम एक नहीं लेंगे तो तीनों गायब हो जाएंगे, और इसको लिया इसको नहीं लिया, तो अब यहाँ से कितने लेने पड़ेंगे तुमको, 4 लेने पड़ेंगे, तो 5C4, तो 5 ये आंसर आ गया। सिमिलरली जब इसको नहीं लोगे इसको लोगे तो भी 5C4 वाला ही आंसर आएगा। और अब की बार हमने क्या किया कि एबीसी भी नहीं लिए, डी और ई भी नहीं लिए, तो इसमें से तुम्हें 5 लेने पड़ेंगे, तो 5C5 करके निकालना पड़ेगा, वो तो एक ही हो जाएगा। तो भैया इन सबको ऐड कर लो। बहुत ही आसान तरीके से सारे केस बना दिए, तो टाइम लग रहा है लेकिन इसमें गलती नहीं होगी। ठीक है, तो कई केस एक साथ भी ले सकते हैं, इनको हम कह देते हैं कि ये 2C1 ही तो है एक तरह से, 2C1 और ये 3C3, तो 2 बार नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। तो ने इन सबको ऐड कर लिया, तो ये हमको दिख रहा है 31 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी पार्ट इज द आंसर। अब हमसे करें कि द नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स पी क्यू आर जो है, तुम्हें 1 2 3 4 8 9 10 के बीच में कुछ भी ले सकते हो, 1 और 10 भी हो सकते हैं। ठीक, इनको इंक्लूड करा गया है। अब इस तरह से करना है कि 2 की पावर p, 3 की पावर q और 5 की पावर r जो है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर ट्रिपलेट बना सकते हैं पी क्यू आर के, और पी क्यू आर तुम्हारे 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर हो सकते हैं, और ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमने कहा सबसे पहले यहाँ पर ये ध्यान दें कि 3 की पावर तुम्हारे पास q लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हो 4 - 1 की पावर q। ये हो जाएगा हमारे पास QC0 4 की पावर q माइनस QC1 के बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, सभी ने उसमें कुछ तो आइडिया होगा बाइनोमियल का। तो आखिरी में q - 1 4 - 1 की पावर q - 1, और यहाँ पे QCQ
-1 की पावर क्यू। तो अगर देखा जाए तो जो 3 की पावर क्यू आएगा तो 4 का कोई मल्टीपल तो आएगा, लेकिन आखिरी में जो है -1 की पावर क्यू भी देगा, और इसकी वैल्यू या तो +1 होएगी या तो -1 होएगी। ऐसा तब होएगा जब क्यू की वैल्यू इवन होएगी, ऐसा तब होगा जब क्यू की वैल्यू ऑड होएगी। यानी 3 की पावर क्यू में हमारे पास अलग अलग इवन और ऑड क्यू के लिए ये 4 के मल्टीपल में एक ज्यादा हो सकता है, 4m+1 टाइप का नंबर बन सकता है, या 4m-1 टाइप का नंबर बन सकता है। ठीक है, हम इस तरह से लेंगे कि जो तीनों का सम है वो 4 का मल्टीपल बन जाए, तो 4m टाइप का बन जाए। तो अब इसके पहले यहाँ पे ये मालूम पड़ गया कि 3 की पावर क्यू के दो केस बन रहे हैं यहाँ पे अलग अलग क्यू के लिए। इवन वाले क्यू क्या हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8 और 10, और ऑड वाले क्यू क्या हो जाएंगे, 1, 3, 5, 7, क्योंकि हमें 1 से 10 ही के अंदर रहना है। हमने कहा अच्छा यार 5 की पावर आर के बारे में क्या कहना है तुम्हारा। मैंने कहा यार ये तो 1+4 की पावर आर हो जाएगा, और ये हमारे पास 4 का मल्टीपल +1 ही रहेगा हमेशा। बाइनोमियल खोल दोगे तो इसमें सारे जम प्लस ही में आएंगे, इसमें माइनस तो होना ही नहीं है, और 4 के टेबल सभी जगह आएगा, 4 की पावर सभी में आएंगी कि लास्ट प्लेस पे नहीं है, इसमें फर्स्ट प्लेस हो जाएगा क्योंकि 1 पहले लिख गया है। तो आर सी 0 वाले प्लेस में 1 ही रहेगा केवल, बाकी सब में 4 का मल्टीपल तो होएगा ही। 4 का वैल्यू होगा 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 4 क्यू एंड सो ऑन। तो हमने कहा ये 4 का मल्टीपल +1 रहेगा। ठीक है, 2 की पावर p को देखें तो यार ये या तो 2 रहेगा या 4 का मल्टीपल रहेगा। ऐसा तब रहेगा जब p 1 है, और तब रहेगा जब p 2 या 2 से ज्यादा है, क्योंकि 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 सब 4 से डिविजिबल होंगे। केवल 2 अकेला है, जब 2 की पावर 1 आएगा तो 4 से डिविजिबिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इन सारी चीजों का जो आउटपुट है उस चीज को हम यहाँ पे समझें। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से p, q और r रखें जो 2 की पावर p, 3 की पावर q और 5 की पावर r जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाए। तो ये p, ये q और ये r। ठीक है, हमने सोचा कि यार p को पहले हम 1c1 तरीके से भर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 की पावर p कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 की पावर p जो है वो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे q को हमें जो है और r को हमें जो है 2 की पावर q को हम 3 की पावर q को हम चाहेंगे कि 4 का मल्टीपल +1 बचे, और 5 की पावर r तो 4 का मल्टीपल +1 होता ही है, ताकि ये जो 1 और 2 और 1 है ये इनको जोड़ के फिर से 4 बन जाए, इधर से 2, इधर से 1, इधर से 1, तो ये 4 बन जाएगा, तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे q की वैल्यू इवन होनी चाहिए। q इवन कैसे हो सकता है मेरे पास, 5 तरीके से। ठीक है, तो q को हमने यहाँ पे क्या भर दिया, इवन भर दिया। ठीक है, अब r को हम यहाँ पे क्या भर सकते हैं, r को तुम कुछ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारी पॉसिबिलिटी यहाँ कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ये केस हमारे पास बन गया जब हमने p को 1 लिया। ठीक है, अगले केस में हम सोच रहे हैं कि हम p को 1 के अलावा बाकी के जो 9 केस है उनको कवर कर लें 9c1 तरीके से। जो p है वो 2, 3 से लेके 10 तक कुछ भी आ जाए, तो ये तो 10c1 तरीके से आना ही आना था। अब की बार जो q होगा वो 5c1 तरीके से क्या लेगा, ऑड नंबर लेगा। उससे फायदा क्या होगा, ये 4 का मल्टीपल बनेगा, ये 4 का मल्टीपल -1 बनेगा, ये 4 का मल्टीपल +1 तो हमेशा फिक्स है, इसको तो कोई कर ही नहीं सकते कुछ भी। ठीक है, 5 की पावर r को। हाथ में मेरे क्या था, केवल q और p। और अब जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो दोनों केस बन रहे हैं, दोनों केस में ओवरऑल जो 3 की पावर 2 की पावर p और 3 की पावर q और 4 की पावर r का जब सम करेंगे पहले केस में, तो इधर से 2 आएगा, 4 के +1 आएगा, फिर 4 के +1 आएगा। केस डिफरेंट, ठीक है, पर टाइप बोल रहे हैं 4 के +1। ठीक है, तो इनका जो सम आएगा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। सेकंड केस में क्या होगा कि हमारे पास जो 2 की पावर p आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा, q जो होएगा वो 4 के मल्टीपल में से 1 कम होगा, r जो होगा 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, तो 1 और 1 कट गए, +-1 हट गया, और वो कुल चीज क्या आ गई, 4 से डिविजिबल हो गई। ठीक है, अब इन दोनों केसेस को ऐड कर लें तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 50 पहले केस का आंसर आ जा रहा है और 450 दूसरे केस का आंसर जा रहा है, तो ओवरऑल आंसर आ जा रहा है 500। तो 500 इज द आंसर। ठीक है, अब से करें द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर m, n वेयर m एंड n लाई फ्रॉम 1 to 20। तो एक भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 20 में भी हो सकता है, तो इस टाइप से m और n ले सकते हैं। और इससे तुम्हें करना ये है कि 3 की पावर m प्लस 7 की पावर n जो है वो मल्टीपल ऑफ 10 हो जाए, यानी इनका जो सम है वो 10 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, अगर हम दो चीजों का सम निकाल रहे हैं और उसका सम 10 से डिविजिबल करना चाहते हैं, तो जो उनका जो सम आ रहा होगा उसकी लास्ट प्लेस क्या आएगी, 0, क्योंकि 10 से डिविजिबिलिटी तभी हो सकती है चाहे उस सम में हो चाहे किसी नंबर में हो, जब उसकी लास्ट प्लेस 0 होगी तो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यार जो 3 होता है
अब के सारा क्वेश्चन जो है इसके यूनिट प्लेसेस पे आ गया है, ठीक है। अगर हम सोचें कि यार 3 की पावर 1 का यूनिट प्लेस क्या आता है, 3 की पावर 1 का यूनिट प्लेस आ जाएगा 3। 13 का पावर 1 करेंगे तो भी 3। अगर हम एक बड़ा नंबर ले लें उसकी पावर 1 करेंगे तो लास्ट प्लेस हमेशा यूनिट प्लेस हमेशा 3 आएगी। यहाँ तो केवल 3 है, हम एक बड़े नंबर में भी कह सकते थे कि एक बड़े नंबर में अगर आखिरी प्लेस 3 है, पावर 1 करेंगे तो 3 यूनिट प्लेस आएगा। 3 की पावर 2 है तो उसमें यूनिट प्लेस क्या आएगी 9। 3 की पावर 3 है तो यूनिट प्लेस क्या आएगी 7, 27, ठीक है। 3 की पावर 4 है तो 1। 5 वाले में क्या होगा 81 इंटू 3 तो 243, यानी फिर से 3 आ जाएगा, यानी चीजें साइकिल में फिर रोटेशन आने लगेगा, ठीक है। तो अब हम इस चीज को जनरलाइज कह सकते हैं कि 3 की पावर में जो है अगर 1 के अलावा 4 जोड़ दें 5, 5 के बाद 4 जोड़ दें तो 9, 9 के बाद 11 और 11 के बाद 15, 15 के बाद 19, ठीक है। तो सब में 4 जोड़ते चले गए, 4 जोड़ते चले जाएं तो 5 हो गया, 5 के बाद 9 हो गया, 9 के बाद 13, 13 के बाद 17, ठीक है। तो ये 5 ऐसे, क्योंकि हमें 20 तक जाना है केवल, ठीक है। तो ऐसे 5 पावर्स जब 3 की ऐसी लेंगे, 1 पावर लें 5 पावर लें तो यूनिट प्लेस हमेशा 3 रहेगी। सिमिलरली 2 के बाद जो है 6, फिर 10, फिर 14, फिर यहाँ पे 18, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 जोड़ दें 7, 11, 15 और आखिरी में 19। 4 वाले मल्टीपल हो जाएंगे 8, 12 और फिर 16 और फिर 20, ठीक है। तो इस टाइप से मेरे पास इसके हिसाब से यूनिट प्लेसेस जो होंगी समझ में आ रही है कि ये इन 4 के अलावा कोई यूनिट प्लेस नहीं आएगी। अगर हम इसी तरह से केसेस बना लेते हैं करस्पॉन्डिंग 7 की पावर की, 7 की पावर 1 वाले केस को देखेंगे तो यूनिट प्लेस क्या आएगा, 7 की पावर 1 वाले में 7 आएगा, 7 की पावर 2 वाले में क्या आएगा 9 आएगा, 7 की पावर 3 वाले में 3 आएगा, ठीक है। 49 इंटू 3 करके देखिए यूनिट प्लेस में 3 आ जाएगा। 7 की पावर 4 वाले में 49 इंटू 49 यानी 1 आ जाएगा। अब इसमें भी वही बात है कि साइकिल फिर से रोटेट करेगी। ऑब्जर्वेशन से 4 से ज्यादा साइकिल होती नहीं है यूनिट प्लेस में, कभी 4 में रोटेट करता है, कभी 2 की साइकिल में आता है, कभी एक ही साइकिल में। 6 की कोई पावर करो 6 यूनिट प्लेस आएगी, एक ही साइकिल में रोटेट करेगा, ठीक है। तो 4 या 2 या 1 में रोटेशन होती है। तो अब सब में 4 जोड़ दें क्योंकि ये 4 साइकिलों में रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे इसमें वही है 5, 9, 13, 17, यहाँ 4, 8, 12, 16, 20, तो 3, 7, 11, 15, 19, 2, 6, 10, 14, 18। तो अगर हम ये सोचें कि यार अगर हमें यहाँ से यूनिट प्लेस 3 मिल रही है, जिसके मिलने के 5 वे हैं, ठीक है। तो 3 के करस्पॉन्डिंग ऐसा क्या मिल जाए कि सब में यूनिट प्लेस 10 आ जाए, तो हमने कहा 3 के करस्पॉन्डिंग जो होगा वो यहाँ पर 7 होएगा, ठीक है। तो 3 के करस्पॉन्डिंग 7 ले लिया हमने कहा। अच्छा ये बताओ कि यार और कोई पॉसिबिलिटी, हमने कहा अच्छा 9 ले लिया इधर से, तो 9 के करस्पॉन्डिंग 1 होना चाहिए। हमने अच्छा और बताओ, तो हमने कहा अब जो है यहाँ से अगर 7 ले लिया तो यहाँ से 3 ले लो, तो सम क्या जाएगा, तीसरी पॉसिबिलिटी कवर हो गई। अब हमने कहा अच्छा और पॉसिबिलिटी बता दो, तो हमने कहा और पॉसिबिलिटी देख लो, एक यहाँ से अगर यूनिट प्लेस 1 हो जाए तो इसके साथ यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर आ जाएगा, आंसर क्या बन जाएगा जरा देखते हैं। तो अगर यहाँ पे यूनिट प्लेस 3 बना, ठीक है, यूनिट प्लेस अगर 3 बना, उसके बनने के 5 तरीके हैं। तो यहाँ से यूनिट प्लेस क्या जाएगा 3 के करस्पॉन्डिंग 7 वाला, उसके भी 5 तरीके हो गए कि हम यहाँ से 3 यूनिट प्लेस बना रहे हैं और यहाँ से 7 यूनिट प्लेस बना रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है अगर यूनिट प्लेस को बना रहे हैं कि यहाँ से 9 बन जाए और यहाँ से 1 बन जाए तो 5C1, 5C1। सिमिलरली हम यहाँ से अगर 7 यूनिट प्लेस बना रहे हैं 3 की पावर में और यहाँ से 7 के करस्पॉन्डिंग 3 वाली लेंगे, तो हमने समझा तो दिया ही है एक तरीके से, ठीक है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या आएगी कि अगर यूनिट प्लेस यहाँ से 1 आ जाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग वहाँ से 9 आना चाहिए। तो इसके भी 5 केस हैं, इसके भी 5 केस हैं, तो सम कर देंगे इन सभी का, तो 25 इंटू 4 आ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 100। तो 100 इज द आंसर, ठीक है, ए पार्ट। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आंसर करें कि यार 4 फादर हैं और उनके एक सन है और उनको जो है स्कूल में एडमिशन के लिए बुलाया गया, ठीक है, या जाना है उनको स्कूल में, स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। और दे आर इंटरव्यूड 1 by 1, तो एक एक करके इंटरव्यू हो रहा है।
किसी फादर का पहले हो रहा है या सन का, मतलब दोनों को एक साथ नहीं जाना है, और 4 फादर हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एक 4 सन है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज 8 पर्सन्स कैन बी इंटरव्यूड सो दैट नो सन कम बिफोर हिज फादर। यानी जैसे मान लो आप अपने फादर के साथ जा रहे हो और इंटरव्यू हम लोग ले रहे हैं, तो इंटरव्यू में हम जो है आपका इंटरव्यू बाद में लेंगे, आपके पेरेंट्स का इंटरव्यू पहले होगा, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने कुछ कंडीशंस लगा रखी हैं, ठीक है। पहले आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपके फादर से ले लेंगे, फिर आपसे बात करेंगे, देखें आपने सही बता रहे हो गलत बता रहे हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ कंडीशन बताया गया कि हम पहले फादर का इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद उनके सन का। जरूरी नहीं कि कॉन्जिक्यूटिव लेंगे, आपको हमने 8 घंटे में हर एक का 1-1 घंटे पीरियड ले रहे हैं, पहले घंटे में हमने आपके फादर का ले लिया, तो दूसरे घंटे में जरूर नहीं कि हम आपका लेंगे, हो सकता है किसी और के फादर का ले लें, ठीक है। और फिर तीसरे घंटे में हमने आपका ले लिया, ठीक है। चौथे घंटे में हमने किसी फादर का ले लिया, आपका बिल्कुल आखिरी में ले लिया। जरूरी नहीं कि हम लगातार जो है फादर के बाद सन का लेंगे। मतलब आपको मतलब आप ये समझो कि फादर का जो जैसे मान लो एक फादर और एक सन है, तो फादर का इंटरव्यू पहले होएगा, सन का उसके कहीं भी बाद में हो सकता है, पीछे हो सकता है। 8 प्लेसेस हैं तो 8 में से कहीं भी किसी एक प्लेस पे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो हमने ऐसे सोचा, तो मेरे ख्याल से देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर लैंग्वेज पकड़ में आ गई तो आधी लड़ाई तुम वहीं पे जीत गए, ठीक है। परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी में यही मजा है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार पकड़नी पड़ती है, ठीक है। थोड़ा टाइम दो, सोचना पड़ता है, और थोड़ा सा आखिर में फिर कैलकुलेशन पार्ट पे है यार, ठीक है। क्योंकि अगर तुमने सारी कैलकुलेशन पार्ट अपने आप नहीं करी, आधे आधे क्वेश्चन छोड़ दिए, तो यार पेपर में बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। हम लोग पढ़ाते पढ़ाते जो होता है कैलकुलेशन पार्ट करना भूल जाते हैं, कि नॉलेज तो हो गया लेकिन कैलकुलेशन पार्ट हम लोग कहते हैं चलो बच्चे कर लेंगे, तो फिर हम लोग कैलकुलेशन पार्ट में अटक जाते हैं, ठीक है। तो कर तो सकते हैं, ऐसा नहीं कैलकुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग करना नहीं चाहते क्योंकि हमें थ्योरी समझाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो लेकिन हम तुमको यही सजेस्ट करेंगे कि आखिरी तक जाएं क्वेश्चन में, नहीं तो तुम बहुत परेशान हो जाओगे कैलकुलेशन की वजह से, ठीक है। मैथ में दिक्कत आ जाती है, आखिर तक क्वेश्चन को खत्म करेंगे। जो भी क्वेश्चन में कहते हैं कैलकुलेशन अब तो तुम कर ही लोगे, तो तुमको ये नहीं कहना कि हम तो कर लेंगे, अब तुम करके दिखाओ, आंसर मैच करो, ठीक है। नहीं तो फिर हैबिट हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा मामला। हम लोग की केस अलग है, हम लोग को ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, कॉन्सेप्ट बहुत अनलिमिटेड है, तो हर चीज़ पढ़ाने की कोर्स टाइम पे कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यार ये 8 प्लेसेस हैं, और हमें यहाँ पर जो है 4 फादर्स को सेट करना है 1-1 घंटे में, ठीक है। 8 घंटे के ये इंटरव्यू के स्लॉट है, ठीक है। और हमें उनके करस्पॉन्डिंग 4 सन्स के बारे में बात करनी है, और फादर का इंटरव्यू हमेशा पहले होगा, उसके सन का कहीं पीछे हो सकता है, उसके बाद हो सकता है, ठीक है। हमने सोचा 8 में से पहले 2 प्लेस चूज कर लो, 8 में से 2 प्लेस चूज कर लो, और उस 2 प्लेस को हमने सोचा कि ये प्लेस चूज किया और ये प्लेस चूज किया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फादर F1 आ गया, उसका सन S1 आ गया, ठीक है। तो एक फादर आ गया F1 और उनके सन आ गए S1, ठीक है। नहीं चलो ठीक है यार, एक कम हो गया। अब 6 प्लेस बचे, उनमें से 2 प्लेस चूज कर लो। हमने कहा चलो एक प्लेस ये चूज किया और एक प्लेस ये चूज हो गया, तो ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे F2 आ गया, और F2 के बाद उनके सन S2 हो गए, ठीक है। यानी फादर यहाँ पे आ गए और सन वहाँ पे आ गए, तो ये भी काम चलो हो गया। मैंने कहा यार एक काम कर लेते हैं कि हम यहाँ पर जो है 4 प्लेस में से 2 प्लेस चूज कर लेते हैं, एक ये चूज कर लिया और एक ये चूज कर लिया। तो यहाँ पे F3 आ गए और उनके सन S3 यहाँ आ गए। कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो जहाँ ग्रीन है वहाँ पे रेड भी हो सकता है, क्योंकि NCR लग रहा है। 2 प्लेस अगर तुम चूज कर रहे हो 8 में से, वो कोई भी तो हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो रेड वाली प्लेस होंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कहीं तो यार कुछ तो करना ही था, तो हमने यही कर लिया। नहीं चलो एक और केस देखते हैं, जो आखिरी के 2 प्लेस बचे हुए हैं उसको 2C2 यानी लिखो चाहे ना लिखो, एक ही तरीके से बचना ही है। तो यहाँ पे फादर 4 आ जाएंगे और उनके सन S4 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमने कहीं पे भी ये केस बना सकते थे। तो अब हमारे पास ओवरऑल जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये आ जाएगा। लोगों ने कहा नहीं सर, यहाँ पर जो है फादर जो 4 हैं प्लेस पे फादर हैं, उनके आपस में इंटरचेंज करा दें, या सन्स के आपस में इंटरचेंज करा दें, या ऐसे मान लें कि F1 S1 वाला जो प्लेस है वो F2 S2 को दे दो, और F2 S2 वाला प्लेस जो है F1 S1 को दे दो, यानी फैक्टोरियल 4 का मल्टीप्लाई और करा दें। और समझे नहीं कि एक यूनिट जो है F1 S1, F2 S2, और एक यूनिट जो है F3 S3, और एक यूनिट जो है F4 S4, ये फैक्टोरियल 4 से यूनिट्स इंटरचेंज कर दें। F पहले रहेंगे, S बाद में रहेंगे, लेकिन यूनिट्स इंटरचेंज कर दें। तो ऐसा करने से आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम 8C2 कर रहे हैं, तो वहाँ पे F1 और S1 जहाँ लिखा हुआ है वो कहीं भी लिख सकते थे हम, ठीक है। हाँ ये तो कंडीशन है कि F पहले लिखेंगे S बाद में, ये तो है ही है, ये थोड़ी कि हम सबसे आखिरी में F को रख देंगे, तो ऐसा तो नहीं करेंगे। लेकिन हाँ ये लिखने का जहाँ पे तुमको लग रहा है कि F2 और S2 है, वहाँ पे हम F1 और S1 भी कभी न कभी जरूर हुआ होगा, इसलिए इसको आपस में इंटरचेंज मत करो, आंसर आ चुका है। तो इस को यार कैलकुलेट कर लेना मतलब जरूर कर लेना, ठीक है। और ये तुम्हें जो है आंसर बी पार्ट मिल जाएगा।
ठीक है, बिल्कुल सेम मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ पे हम एक और लेके चले। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि या टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ ईच 3 स्ट्रीम्स फ्रॉम आर्ट, फ्रॉम होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, from art, commerce, science are to be given prizes. ठीक है, the number of ways it can be done such that no student of lower rank can receive the prize before the student of better rank in stream. तो जैसे मान लो हमने कहा कि साइंस के 3 स्टूडेंट को हमने प्राइज दिया, तो पहले फर्स्ट प्राइज मिलेगा, उसके बाद सेकंड प्राइज मिलेगा, उसके बाद थर्ड प्राइज मिलेगा। जैसे फादर का इंटरव्यू पहले हो रहा था, सन का इंटरव्यू बाद में हो रहा था, इस तरह से हम यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज देंगे किसी भी एक स्ट्रीम में, फर्स्ट प्राइज पहले देंगे, फिर सेकंड प्राइज देंगे, फिर थर्ड, ताकि एक रिस्पेक्ट बनी रहे कि यार फर्स्ट है तो पहले से थर्ड वाले को दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे फर्स्ट के हिसाब से ऐसे ऑर्डर दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये सोचा गया कि फर्स्ट वाले को पहले देना है अपनी स्ट्रीम में। हो सकता है कि हमने पहले कॉमर्स वालों को सबको दे दिया और फिर आर्ट वाले को जब हमने दिया तो उसके बाद में फर्स्ट वाला आया, थर्ड के बाद आ गया, लेकिन उसकी स्ट्रीम तो फर्स्ट नहीं थी ना, उसकी स्ट्रीम अपनी स्ट्रीम में उसको फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, पहले मिलना चाहिए। तो हमने कहा ये बात बिल्कुल वही क्वेश्चन की हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 9 हमारे पास बॉक्स बन गए। हमने 9 में से कोई भी 3 बॉक्स चूज कर लिए और उसमें हमने यहाँ पर जैसे मान लो एक ये बॉक्स चूज कर लिया, एक ये बॉक्स चूज कर लिया, एक ये बॉक्स चूज कर लिया। यहाँ पे साइंस वाले का फर्स्ट वाले का नाम मिल गया, साइंस वाले का सेकंड को मिल गया, साइंस वाले का थर्ड वाले का नाम मिल गया। अब हमने कहा कि यहाँ पर हमने अब 6 प्लेस बचे, उसमें से 3 चूज कर लिए। तो हमने कहा 6 में से 3 प्लेस ये चूज कर लिया और ये चूज कर लिया और ये चूज कर लिया। तो यहाँ पे आर्ट वाले का फर्स्ट को मिल गया, आर्ट वाले का सेकंड मिल गया, आर्ट वाले का थर्ड प्राइज मिल गया। और रेस्ट ऑफ द जो 3 प्लेसेस बचे हैं उसको तुम्हें अब यहाँ पे 3C3 लिखो या ना लिखो, बात देखिए। यहाँ पे 1 2 3 जो भी स्ट्रीम तुम्हारी बची, कॉमर्स का फर्स्ट प्राइज यहाँ मिला, कॉमर्स का सेकंड प्राइज यहाँ मिला, कॉमर्स का जो थर्ड प्राइज स्टूडेंट को मिला था वो यहाँ मिला। तो नो स्टूडेंट ऑफ लोअर रैंक कैन रिसीव द प्राइज बिफोर ए स्टूडेंट ऑफ बेटर रैंक इन ऑन स्ट्रीम। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अब इसको कैलकुलेशन कर लोगे तो 1680 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे मतलब ये दिख रहा है इतना बड़ा आंसर है, बाकी तो बहुत छोटे छोटे आंसर है तो वो मिलेंगे नहीं, क्योंकि 8C3 और 6C3 के प्रोडक्ट काफी लार्ज हो जाएगा। ठीक है, थाउजेंड से क्रॉस ही कर जाएगा। मैंने अब 20 दे रखा तो करना जरूर था। तो यार देखो, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कुलर परम्यूटेशन के बारे में बात करेंगे। तो आज एक मिसलेनियस क्वेश्चन के बारे में हमारा पूरा हो गया। तो अब इसका खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अब कुछ कॉन्सेप्ट अब वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम अब चेंज होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन। उसको जाने से पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे और देख लेते हैं। हमसे कह रहे हैं कि मिस्टर पी हैज m चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ मिस्टर क्यू। तो एक मिस्टर पी है, उनके m चिल्ड्रन ऑलरेडी हैं। ठीक है, और उनकी वाइफ से, फर्स्ट वाइफ से अब उन्होंने तो शायद दोबारा मैरिज कर ली। तो मिस्टर क्यू के जिनसे उन्होंने शादी करी है, मिस्टर क्यू, उनके ऑलरेडी m+1 चिल्ड्रन ऑलरेडी हैं। ठीक है, अपने फर्स्ट हस्बैंड से। दे मैरी एंड हैव देयर चिल्ड्रन ऑन। अब उन दोनों जो मैरिज हुई तो उनसे आपस में कुछ चिल्ड्रन और हो गए। ठीक है, तो अब पूरी फैमिली में 10 चिल्ड्रन हो गए। तो m एक पी के पास m ऑलरेडी थे, क्यू के पास m+1 ऑलरेडी थे। अब यहाँ पर कुछ अगर मान लो x और आ गए तो टोटल 10 हो गए। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 - 2m। ठीक है, तो वही 2m से 2m कटेगा, 1 और 9 मिलकर 10 हो जाएंगे। तो ये तो ऑब्जर्वेशन से मिल जाएगा। तो अब यानी इनकी जो आपस में शादी हुई तो इससे 9 - 2m चिल्ड्रंस और हो गए। अब क्या हुआ कि यहाँ पे 3 ग्रुप फॉर्म हो गए, कि एक m वाले, एक m+1 वाले और 9 - 2m वाले। इसमें क्या हो रहा है कि द होल फैमिली के जो 10 चिल्ड्रन हो गए, क्योंकि आपस में बनती नहीं, लड़ाइयाँ चालू हो गई। ठीक है, एज्यूमिंग दैट 2 चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट डू नॉट फाइट, यानी ये जो m वाले हैं वो आपस में नहीं लड़ते, जब एक दूसरे को पहले से जानते रहे होंगे। ठीक है, तो लड़ना नहीं है, इनसे लड़ेंगे। ठीक है, अब इनके वाले जो है इनसे लड़ेंगे, यानी आपस में लड़ाइयाँ नहीं करेंगे। जैसे ये जो 3 ग्रुप वाले लोग हैं अपने अपने ग्रुप में लड़ाई नहीं करेंगे, और एक आदमी से लड़ेगा, ये नहीं कि सब लड़के एक साथ दूसरे टूट पड़े। ठीक है, तो एक कंडीशन यहाँ पर ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइट्स कितनी होंगी, कि आपस के जो ये आपस में जो रियल ब्रदर या सिस्टर है वो आपस में लड़ेंगे, बाकी सब लड़ते रहेंगे आपस में। ठीक है, तो इस टाइप से रहेगा। तो हमने कहा यार यहाँ पर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइट्स कितनी हो सकती हैं, ये हमें ऑप्शन में देखना है। ठीक है, तो हमने सोचा कि m में से कोई एक चिल्ड्रन इस ग्रुप का m+1 में से किसी इसके ग्रुप से लड़ाई कर सकता है, या m में से किसी एक इसका ले लें और 9 - 2m में से किसी एक इसका ले लें।
क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा देना चाहिए कि 1 by 1 लड़ाई हो रही है, ठीक है। जब कुछ नहीं देगा तो सिंपलेस्ट रूल लिखना होता है, ये नहीं कि 2 इसके ले लो 4 उसके ले लो लड़ाई करा रहे हो, ऐसा नहीं। तो कुछ नहीं कहा है तो इसका मतलब सिंपलेस्ट, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, नहीं तो फिर क्वेश्चन के केस इतने बन जाएंगे, परेशान हो जाओगे। तो अब ने कहा यार इसमें तो हो गए, अब यहाँ पे m+1 में से किसी एक को ले लो और 9 - 2m में से किसी एक को ले लो। क्या कोई और केस बन सकता है? ए ग्रुप वाला बी से लड़ेगा, या ए ग्रुप वाला सी ग्रुप से लड़ेगा, या बी वाला सी से लड़ेगा, या आखिरी में बस यही बी और सी से हो गया, और तो है नहीं, ठीक है। तो इस चीज को हमने फंक्शन ऑफ m कह दिया। तो यहाँ पे m इंटू m+1 प्लस m इंटू 9 - 2m प्लस का m+1 इंटू 9 - 2m। यहाँ पर हम देख लेंगे कि यहाँ से हमारे पास जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, m² प्लस m 9m - 2m² प्लस का 9m+9 माइनस का 2m² माइनस का 2m। तो यार यहाँ पे m² का टर्म माइनस का 3m² नहीं, ओपनिंग डाउनवर्ड का वर्टिक बन रहा है, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है। अब m वाले टर्म यहाँ से 9 है, इधर से 9 है, इधर से माइनस के 2 है, ठीक है। और देख लो कुछ रहना चाहिए, तो 10 और 9 17, तो प्लस का 17m। कॉन्स्टेंट टर्म देख लो, कॉन्स्टेंट टर्म केवल एक आ रहा है 9, ठीक है। तो अब ने कहा उसको फंक्शन ऑफ m कह दिया और हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। तो उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू m, तो जो आएगा माइनस का 6m+17, इसको 0 किया तो m की वैल्यू हो गई 17/6। यानी अगर हमारे पास m की वैल्यू 17/6 हो गई तो हमारे पास जो है t के ऑलरेडी बच्चे कितने रहे होंगे, 17/6। तो क्या ऐसा पॉसिबल है बच्चे क्या 17/6 वाले फॉर्म में होंगे क्या, या तो 3 होंगे या 2 होंगे, ठीक है, या 4 होंगे, नेचुरल नंबर्स फॉर्म में होंगे। तो 17/6 पे बच्चे नहीं हो सकते। अब फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हुए हर वैल्यू पे डिफाइन कर रहा है, उसको क्या मानूं कि पैराबोला डिस्क्रीट नेचुरल नंबर्स के लिए बन रहा है, ठीक है। उसमें तो पूरे पूरे m को रियल नंबर्स मानते हुए डिफरेंशिएट कर दिया, f' को 0 कर दिया। अब हम यहाँ पे f' का अगर वेवी कर बनाए 17/6 पे, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ ग्राफ इंक्रीजिंग है, यहाँ पे ग्राफ डिक्रीजिंग है। अगर हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में देखें तो यहाँ पर जो है हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। डबल डेरिवेटिव चेक नहीं कर सकते, वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो कॉन्केव डाउन यानी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वर्टेक्स पे, ठीक है। तो अब बात आती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइट्स कितनी आएंगी। तो अब यहाँ पे जब हमें मालूम है कि हमें नेचुरल नंबर चाहिए, तो इसके नेबरहुड में कौन कौन से नेचुरल नंबर हो सकते हैं। इसके जस्ट बगल में 3 आएगा और थोड़ा पीछे देखेंगे तो 2 आएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइट्स जो होंगी वो मैक्सिमम वैल्यू देखनी पड़ेगी f(2) की और f(3) की, ठीक है। तो इनमें निकाल लोगे कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ये ओपनिंग डाउनवर्ड का एक पैराबोला है, ठीक है। यहाँ पे कहीं 17/6 आ रहा है, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर जो है 3 आएगा, काफी पीछे जाएंगे तो यहाँ पर जो है 2 आएगा। काफी पीछे क्यों जाएंगे, काफी पीछे क्यों जाएंगे, क्योंकि 17/6 के हिसाब से 2 जो होगा 5/6 यूनिट पीछे होगा, ठीक है। 12/6 तो ये 18/6, तो इसका यहाँ से हॉरिजॉन्टल गैप जो है 1/6 का है, और वहां से वर्टेक्स से मामला डाउनवर्ड है, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल गैप जो है वो कितना है मेरे पास 5/6 का है, 12/6 और 17/6 के साथ। तो हमारे हिसाब से ये जो पॉइंट होगा ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो चेक भी कर सकते हो, f(3) की जो वैल्यू आएगी वो 33 आ जाएगी, ठीक है। 3 अगर डाल के देख लो तो माइनस का 27 और माइनस का 27 में 9 जुड़ गया तो माइनस का 18 और माइनस का 18 और यहाँ से 51, ठीक है। साफ साफ ये 33 नजर आ जा रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन पार्ट जो है आसानी से चेक कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो m में वर्टिक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइट जो है इस क्वेश्चन में आ जाएगी वो 33 आ जाएगी, 33 इज आंसर, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास। तो आज इतना ही रखते हैं कि होप काफी समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।